इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। अध्याय 151। असीमित शक्ति वाला एक असाधारण जादुई उपकरण होने के अलावा बुक ऑफ डेथ बोन प्लेन का नियंत्रण केंद्र भी था। आरव मेहरा बुक ऑफ डेथ को इतनी जल्दी प्राप्त करना चाहता था क्योंकि इसकी क्षमता कहीं भी कभी भी बोन प्लेन को खोलने की थी, और अब आरव मेहरा को इस क्षमता की सख्त जरूरत थी। अरे यह क्या है? लेकिन जब आरव मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने पाया कि बुक ऑफ डेथ बंद थी, मानो इसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने बंद कर दिया हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अभी इसके लिए समय नहीं है। बोन ड्रैगन की दहाड़ से पूरा बोन पी खिल गया। आरव मेहरा ड्रैगन माइट के भीतर असीम मृत्यु ऊर्जा को भी महसूस कर सकता था। केन, अभी बाहर आओ। आरव मेहरा ने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन बुक ऑफ डेथ के अवतार ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह गायब हो गया है। आरव मेहरा को वाकई रोने का मन कर रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था। यह उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहा था। बोन ड्रैगन उसका पीछा कर रहा था। रुको रुको, सेज चैप्टर। चलो सेज चैप्टर ट्राई करते हैं। आरव मेहरा इस समय ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहा था क्योंकि उसने जल्दी से अपनी जेब से सेज चैप्टर निकाला। जब से वह बोन प्लेन में आया था तब से पत्थर की गोली ने अनगिनत सोल फायर को अवशोषित कर लिया था और पहले से ही क्रिस्टल की तरह चमकदार और पारदर्शी हो गई थी। किसी भी मामले में उसके पास इस समय ज्यादा विकल्प नहीं थे, इसलिए उसने सेज चैप्टर लिया और उसे बुक ऑफ डेथ में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से ये काफी अच्छी तरह से फिट हो गया। हथेली के आकार का सेज चैप्टर बुक ऑफ डेथ में विलीन होते ही बुक ऑफ डेथ में रोशनी चमक उठी। फिर बुक ऑफ डेथ का पहला पेज खुला। बिल्कुल, आरव मेहरा ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और उसमें मैना डाला। मूल रूप से खाली पेज पर तुरंत अक्षर दिखाई दिए। ये ऐसे किरदार थे जिन्हें आरव मेहरा ने पहले कभी नहीं देखा था। इनका डिजाइन बहुत खूबसूरत था और ये रहस्यमयी सौंदर्य से भरे हुए थे और आरव मेहरा को लगा कि इनमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन ये बहुत अजीब था। आरव मेहरा ने जाहिर तौर पर इन किरदारों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही वे धीरे धीरे सामने आए उन्होंने अचानक एक मंत्र बोला। यह, आरव मेहरा अचानक चौंक गए। यह क्या है? उन्होंने अपना मुंह खोलने के बारे में सोचा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अवचेतन रूप से मंत्र पढ़ा था। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें इस मंत्र का उपयोग स्पष्ट रूप से समझ में आ गया। जो किरदार दिखाई दिए उनमें से 3 किरदारों का इस्तेमाल प्लेनर पथ को खोलने के लिए किया गया था, 2 का इस्तेमाल पोजिशनिंग के लिए किया गया था और आखिरी 2 का इस्तेमाल प्लेनर टेलीपोर्टेशन को पूरा करने के लिए किया गया था। इस समय आरव मेहरा की पीठ से ठंडा पसीना टपक रहा था। प्लेनर पथ को खोलने के लिए केवल 3 किरदारों की आवश्यकता थी। ये किस तरह की भयावह शक्ति थी? इसका मतलब था कि इन तीनों पात्रों में निहित शक्ति मास्टर अल्केमिस्ट की कीमिया सरणी के बराबर थी। आरव मेहरा को यकीन नहीं हो रहा था कि नोसेंट के पूरे इतिहास में ऐसी कोई भाषा थी जो इतनी भयावह शक्ति रखने में सक्षम थी। आखिरकार नोसेंट के इतिहास की लगभग सभी भाषाएं कई सहस्राब्दियों बाद क्षयकारी पुस्तकालय में दर्ज की गई थी। कॉमन, एल्वेन, ड्रैकोनिक, एबिसल, ड्वार्वन, इन्फेनल। वे सभी नोसेंट के इतिहास में शक्तिशाली जातियों से उत्पन्न हुई थी या शक्तिशाली सभ्यताओं से। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ से उत्पन्न हुई थी, उनमें से कोई भी इस एक जितनी शक्तिशाली नहीं थी। यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे शब्दों तक पहुंचा जा सके। जैसे ही आरव मेहरा ने आह भरी, उसके चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और एक पल में वह 1000 सल सिटी में अपने घर में प्रकट हुआ। आरव मेहरा ने चारों ओर देखा और पाया कि वह गुप्त कमरे में था। मौत की किताब उसके हाथ में थी, पहला पन्ना अभी भी खुला हुआ था। केन, आरव मेहरा ने एक बार फिर मौत की किताब के जादुई अवतार को पुकारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। इससे आरव मेहरा बहुत क्रोधित हो गया। मौत की किताब के इर्द गिर्द बहुत सारे रहस्य थे और जो सुराग उसने पकड़े थे वे हजारों साल बाद के भविष्य से आए थे, जिन्हें आइवरी टॉवर के हेवन मैज ने लीक किया था। कुछ जानना कुछ भी न जानने से बेहतर था। आरव मेहरा ने खतरे से बचने के बाद केन से पूछने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे धीरे धीरे इस पर शोध करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसे सेज चैप्टर मिला था। उसने मौत की किताब के पहले पन्ने को देखा और सभी पात्रों को देखा। आरव मेहरा की नज़र में सबसे पहले वे 5 अल्टीमेट स्पेल स्लॉट आए। ठीक है, 5। जब सेज चैप्टर ने सोल फायर को अवशोषित किया तो इसके प्रभाव में एकमात्र अपग्रेड सेकंड टियर स्पेल को अल्टीमेट स्पेल बनने की अनुमति देना था, लेकिन उस समय भी इसमें केवल 3 स्लॉट थे। इससे ये देखा जा सकता है कि अल्टीमेट स्पेल के लिए स्लॉट की संख्या को अपग्रेड करना कितना दुर्लभ था। लेकिन अब सेज चैप्टर बुक ऑफ डेथ के साथ विलीन हो गया और एक असाधारण जादू उपकरण का संवर्धन बन गया, जिससे स्लॉट की संख्या एक साथ 2 बढ़ गई। एक असाधारण जादू उपकरण के योग्य। आरव मेहरा कुछ हद तक आशंकित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस तरह का अपग्रेड बहुत डरावना था। इससे उन्हें 2 और सेकंड टियर अल्टीमेट स्पेल मिल रहे थे, जिससे उनकी रणनीतियों में और विविधता आ रही थी। 5 सेकंड टियर अल्टीमेट स्पेल के साथ जब तक वह उन्हें ठीक से संयोजित करता तब तक वह 5th रैंक के उच्च जादूगर से लड़ने में सक्षम हो सकता था। इसके अलावा 5 अल्टीमेट स्पेल स्लॉट के अलावा पहले पृष्ठ पर 33 पात्र थे। उनमें से 7 का उपयोग प्लानर पथ के लिए किया गया था और जब से आरव मेहरा ने अनजाने में उनका जाप किया था वे पहले से ही उसके दिमाग में उकेरे गए थे, जैसे कि वह हमेशा से उनके बारे में जानता था।
आरव मेहरा को लगा कि वह इन पात्रों में निहित शक्ति का उपयोग जब चाहे कर सकता है, लेकिन आरव मेहरा शेष 26 पात्रों को समझने में असमर्थ था। ये थोड़ा अफसोसजनक था। यदि प्लेनर पथ का उपयोग करने के लिए 7 अक्षर पर्याप्त थे, तो शेष 26 में किस प्रकार की चौंकाने वाली शक्ति होगी। लेकिन कम से कम उसने इन 7 अक्षरों में महारत हासिल कर ली थी। जब तक वह समय बिताने के लिए तैयार था, वह इन अक्षरों को जल्द या बाद में हल करने में सक्षम होगा, और इसके अलावा उसके मैजिक एरे और सूत्रों के उसके उन्नत ज्ञान ने उसे पूरे युग की सबसे बड़ी कंप्यूटिंग क्षमता दी। आरव मेहरा को लगा कि इन 26 अक्षरों को समझने में उसे अधिकतम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी, लेकिन बाकी अधिक परेशानी वाले थे। ये केवल बुक ऑफ डेथ, एक असाधारण जादू उपकरण की एकमात्र क्षमता नहीं हो सकती थी। लेकिन अब मैजिक टूल अवतार केन संवाद करने से इनकार कर रहा था। आरव मेहरा चिल्लाया, लेकिन उसे थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसे नहीं पता था कि केन से बुक ऑफ डेथ का रहस्य निकालने में कितना समय लगेगा। लगता है मुझे केन को बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। कुछ दिनों के बाद भी आरव मेहरा गुप्त कमरे से बाहर नहीं निकल पाया था। 26 पात्रों के उपयोग की गणना करने के अलावा वह समय समय पर कीमिया सरनी को मैना की आपूर्ति करता था। अगर वह केवल एबिसल मैजिक डायमंड और फ्रॉस्ट लिच हॉट पर निर्भर रहता, तो प्लानर पथ लंबे समय तक बंद रहता। आखिरकार 7वें दिन की सुबह आरव मेहरा पिछले दिन के काम को जारी रखने की योजना बनाते हुए एक कागज खोल रहा था, जब उसके आसपास की जगह अचानक विकृत हो गई। विलियम प्रकट हुआ। फेलो के बारे में क्या? आरव मेहरा ने अपनी गणना जारी रखते हुए पूछा। अभी भी जाने को तैयार नहीं हूं। विलियम को लगा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान उसके अनुभव अभी भी एक सपना थे। जब उसने आरव मेहरा को देखा तो उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। चचेरे भाई, तुम्हारा कदम वाकई कमाल का था। 50वीं रैंक के जादूगरों में से कुछ दिनों के बाद 6ठी रैंक पर पहुंच गए, और अब वे सभी शिविर में रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। शिविर के अंदर का मैना धुंध में बदल गया था, इसलिए वहां ध्यान करना 100 गुना तेज है। तो उन्हें 3 दिन रहने दो, लेकिन उन्हें उन 3 दिनों के बाद बाहर आना होगा। उस जगह का माहौल नोसेंट से अलग है, ज्यादा देर तक रहने से समस्याएं पैदा होंगी। आरव मेहरा ने थोड़ा सोचा, और ये देखकर कि विलियम अभी तक नहीं गया था, उसने अपनी कलम नीचे रख दी और खड़े होने से पहले सब कुछ ठीक कर लिया। चलो गिल्डेड रोज को देखने चलते हैं, क्या हम? ठीक है, मेरे पास वहां लाने के लिए नेदर आयरन ओर का एक बैच है। विलियम ने एक स्थानिक अंगूठी दिखाई। यह उसे बोन प्लेन में प्रवेश करने से पहले आरव मेहरा ने दी थी। खनन कठपुतलियों का काम पहले ही अंगूठी में भर चुका था। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लानर पथ खुलने के बाद विलियम बोन प्लेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। बाहर जाने के बाद दोनों ने गाड़ी नहीं बुलाई और इसके बजाय बस विक्टोरियस रिटन स्ट्रीट की ओर चल पड़े। गिल्डेड रोज अभी भी धूम मचा रहा था। बाहर 1 दर्जन गाड़ियां खड़ी थीं और थाउजेंड सल सिटी की हर बड़ी ताकत वहां थी, ध्यान से देख रही थी। सिल्वर मून मर्सिनरी, वाइपर नेस्ट, स्नो फॉक्स मर्सिनरी और यहां तक कि सेज टॉवर और अल्केमिस्ट गिल्ड भी। ये सभी थाउजेंड सल सिटी की पहली श्रेणी की ताकतें थीं और वे गिल्डेड रोज के सबसे वफादार ग्राहक थे। क्या हो रहा है? आरव मेहरा अंदर जाने ही वाला था कि अचानक उसे पता चला कि विलियम एक गाड़ी के सामने जम गया है। परिवार से कोई आया। अध्याय 152। आरव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने विलियम के सामने गाड़ी को देखा, और निश्चित रूप से उस पर मेहरा परिवार की शिखा थी, एक जलता हुआ कर्मचारी। क्या आप नमस्ते कहना चाहेंगे? आरव मेहरा ने बिना सोचे समझे पूछा। आखिरकार विलियम अब गिल्डेड रोज में रह रहा था, लेकिन वह अभी भी मेहरा परिवार का सदस्य था। अब जब मेहरा परिवार का कोई व्यक्ति आया, अगर विलियम ने उनका ठीक से अभिवादन नहीं किया तो उसके लिए बाद में चीजें अजीब हो सकती हैं। नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। लेकिन विलियम ने तुरंत जवाब में अपना सिर हिला दिया। क्या मजाक है? अगर यह अतीत में होता तो विलियम थोड़ा हिचकिचा सकता था। आखिरकार, हालांकि उसके मास्टर अल्केमिस्ट चचेरे भाई के पास असीम संभावनाएं थीं, लेकिन गिल्डेड रोज को एक ऐसी ताकत बनने में बहुत लंबा समय लगेगा जो मेहरा परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। इससे पहले मेहरा परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना संभावित भागने का रास्ता बनाए रखने के लिए अच्छा होगा। लेकिन अब विलियम के विचार बदल चुके थे। मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी के कुछ उत्कृष्ट सदस्यों में से एक के रूप में विलियम मेहरा पहले से ही मेहरा परिवार के कुछ रहस्यों के हकदार थे। विलियम कुछ हद तक जानता था कि मेहरा परिवार पिछले सहस्राब्दी में इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ा था कि वे अब वॉटसन परिवार के बराबर थे। ये सब इसलिए था क्योंकि मेहरा परिवार के योग्य पूर्वजों ने एक सहस्राब्दी से अधिक समय में 4 विमानों पर विजय प्राप्त की थी। उन 4 विमानों द्वारा लाई गई आय मेहरा परिवार के क्षेत्रों की तुलना में 5 गुना थी। ये केवल धन और संसाधनों के क्षेत्र में था। इसके अलावा 4 विमानों में भूमि पुनर्ग्रहण और अभियान मेहरा परिवार को बड़ी संख्या में कुलीन योद्धा प्रदान करेंगे। इन योद्धाओं को रक्त और युद्धों का बपतिस्मा मिलेगा और वे मेहरा परिवार के सबसे मूल्यवान संसाधन थे। मेहरा परिवार के कम से कम 2/3 आर्कमेज इन 4 विमानों में आगे बढ़े थे। अन्य छिपे हुए लाभों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये 2 बिंदु ही यह जानने के लिए पर्याप्त थे कि एक निजी विमान कितना महत्वपूर्ण था। अब विलियम जानता था कि इस चचेरे भाई के पास भी अपना निजी विमान था। इसके अलावा वह निजी विमान बहुत समृद्ध था।
सिर्फ नीदर आयरन वेन ही राज्य में किसी भी बड़ी ताकत से लालच जगाने के लिए पर्याप्त था, और इसके अलावा विलियम ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि ब्लैक वेस्टलैंड के पीछे क्या है। अगर ब्लैक वेस्टलैंड ऐसा था तो उसके पीछे कितनी दौलत इंतजार कर रही थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विलियम इसकी कल्पना नहीं कर सकता था। विलियम जानता था कि इस समृद्ध और चौंकाने वाले निजी विमान के साथ मेहरा परिवार को पीछे छोड़ना केवल समय की बात थी। हो सकता है कि भविष्य में क्लाउड टॉवर और ब्लैक टॉवर को भी गिल्डेड रोज के सामने झुकना पड़े। इतने खूबसूरत भविष्य के बारे में सोचते हुए विलियम अभी भी भागने के रास्ते के बारे में कैसे चिंता कर सकता था। उसके पास अभी भी मेहरा परिवार से निपटने का समय कैसे हो सकता था। चलो नमस्ते कहते हैं। इस बारे में सोचने के बाद आरव मेहरा ने अपने वाक्य को फिर से लिखा, एक प्रश्न के बजाय एक अनिवार्य वाक्य का उपयोग करते हुए। आरव मेहरा को याद आया कि उसे अभी भी मेहरा परिवार की कुछ जरूरत थी। ठीक है, समझ गया। विलियम इतने लंबे समय से थाउजेंड सल्स सिटी में था कि वह अपने चचेरे भाई के चरित्र को पहले से ही जानता था। ये सुनकर वह समझ गया कि उसके चचेरे भाई के पास कुछ योजना है और बाद में गिल्डेड रोज में प्रवेश करने से पहले तुरंत सिर हिला दिया। वर्तमान गिल्डेड रोज का व्यवसाय फल फूल रहा था। थाउजेंड सल्स सिटी की लगभग सभी प्रमुख सेनाओं ने अपने लोगों को भेजा। बड़े ऑर्डर एक के बाद एक कतार में थे जो अगले साल तक चलते रहे, फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। ट्विन मून स्प्लेंडर गिल्डेड रोज से केवल एक सड़क की दूरी पर था, और हालांकि उनके सामान की गुणवत्ता में अंतर था, कम कीमतों के लाभ के साथ ये गिल्डेड रोज से कुछ व्यवसाय कैसे दूर नहीं कर सकता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्विन मून स्प्लेंडर अब पूरी तरह से सुनसान था। अगले साल के लिए ऑर्डर तो दूर, कौन जानता था कि उन्हें उस दिन के लिए भी ऑर्डर मिलेगा या नहीं। अगर प्रमुख सेनाएं आगे निकल जाती तो वे सीधे अपनी जरूरत की चीजें पा सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी ट्विन मून स्प्लेंडर में जाने को तैयार नहीं था। कीमिया के धंधे में जीतने वाला सब कुछ जीत जाता और हारने वाला भूखा मर जाता। कीमिया की वस्तुएं सीधे लड़ने की शक्ति से जुड़ी होती थीं। अगर ये थोड़ी बेहतर भी होती तो भी यह युद्ध में किसी के जीवन या मृत्यु का निर्धारण कर सकती थी। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि घटिया उत्पाद चुने। इसके अलावा ट्विन मून स्प्लेंडर के कीमिया उत्पाद सिर्फ थोड़े घटिया नहीं थे। नीदर आयरन से बने हथियार और कवच पूरे पूर्वी राज्य में सिर्फ गिल्डेड रोज ही उन्हें बेचता था। इन परिस्थितियों में चाहे ट्विन मून स्प्लेंडर ने अपनी कीमतें कितनी भी कम कर दी हो, वे गिल्डेड रोज से मुकाबला नहीं कर सकते थे। आरव मेहरा के अंदर जाने के बाद वह सीधे अपनी कीमिया प्रयोगशाला में चला गया। उन्होंने विलियम को मेहरा परिवार के व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए स्वागत कक्ष में भेजा। कीमिया प्रयोगशाला में प्रवेश करने के बाद आरव मेहरा ने देखा कि विशाल क्रिस्टल बॉल लगातार चमक रही थी। ये क्लाउड टॉवर से एक संचार अनुरोध था। आरव मेहरा को अभी एहसास हुआ कि वह मूर्खतापूर्वक एक सप्ताह तक घर के उस गुप्त कमरे में रहा था और स्टार सेज जोई को पूरी तरह से भूल गया था। आरव मेहरा ने तुरंत सेज टॉवर से संचार स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से क्रिस्टल बॉल में दिखाई देने वाला व्यक्ति जोई था। हेलो स्टार सेज जोई। जब आरव मेहरा ने स्टार सेज जोई की उपस्थिति देखी तो वह समझ गया कि यह संचार अनुरोध लंबे समय से चल रहा होगा। मेहरा, आप बहुत व्यस्त हैं। जोई के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी जिसने आरव मेहरा को कुछ हद तक दोषी महसूस कराया। लेकिन ऐसा नहीं था कि आरव मेहरा खुद को समझा सके, इसलिए उसने बस एक अजीब हाँ कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जोई का गुस्सा शांत हो गया। यह उम्र का फायदा था। उसके सामने खड़ा युवक 20 साल से ज्यादा का नहीं था और एक युवा की तरह व्यवहार कर रहा था। जोई क्या कह सकता था। उसने एक आह भरते हुए अपना सिर हिलाया और पूछा, पिछली बार मैंने जो बात कही थी, क्या तुमने उस पर गहराई से सोचा? वह आरव मेहरा को यह काफी पेचीदा लगा। जब आरव मेहरा ने ब्लैक डेथ रून उधार मांगा था तो स्टार सेज ने सीधे तौर पर हामी भर दी थी, लेकिन उसने आरव मेहरा के सामने एक शर्त रखी, या यूं कहें एक अनुरोध। जोई को उम्मीद थी कि आरव मेहरा मैजिक हैंड नामक संगठन का सदस्य बन जाएगा। आरव मेहरा पहले तो चौंक गया, उसे लगा कि यह एक पंथ है। लेकिन जोई की व्याख्या सुनने के बाद पता चला कि मैजिक हैंड वास्तव में एक शैक्षणिक संगठन था। इसे पहले राज्य के कुछ शीर्ष जादूगरों ने जादू के ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए स्थापित किया था। ये धीरे धीरे कुछ 100 वर्षों में फैल गया और अब राज्य के लगभग सभी शीर्ष जादूगरों को इसमें प्रवेश मिल गया था। इसका मतलब ये भी था कि चाहे वह क्लाउड टॉवर हो या ब्लैक टॉवर, सेज टॉवर हो या ऐश टॉवर, जब तक किसी के पास पर्याप्त योग्यता हो, वह विभिन्न पक्षों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों से प्रभावित हुए बिना मैजिक हैंड में शामिल हो सकता है। जोई ने अच्छे इरादों से ऐसा किया। इस पर विचार करने के बाद आरव मेहरा की कुछ हद तक रुचि थी। ये सामान्य था। हालांकि आरव मेहरा ने उस ज्ञान में महारत हासिल कर ली थी जो इस युग से परे था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह पहले से ही सर्वशक्तिमान था। ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि जादू का क्षेत्र समुद्र जितना विशाल था और जादू युग के अंत में आरव मेहरा के पास केवल एक पुस्तकालय था। चाहे वह पुस्तकालय कितना भी बड़ा हो, चाहे वह कितना भी सुसज्जित हो, उसमें सब कुछ शामिल नहीं हो सकता था। मैजिक हैंड का सदस्य बनना और शीर्ष जादूगरों के साथ जादू के ज्ञान का आदान प्रदान करना संभावित रूप से आरव मेहरा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। सर जोई, जब आपने इतनी उदारता से प्रस्ताव दिया तो मैं कैसे मना कर सकता था।
अच्छा अच्छा, आरव मेहरा का सकारात्मक उत्तर सुनकर जॉनी अपनी क्रिस्टल बॉल से हंस पड़ा। दूर के हजारों पालों वाले शहर में इस युवा जादूगर के लिए जॉनी ने अपनी प्रशंसा को शायद ही छिपाया था। वास्तव में अगर दूसरा पक्ष चाहता तो जॉनी उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने और भविष्य में उसे क्लाउड टावर सौंपने में कोई आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि जॉनी देख सकता था कि यह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो जादू के मार्ग पर शिखर तक जाएगा। सोलोमन की अंतर्दृष्टि की तुलना जॉनी से नहीं की जा सकती थी। सोलोमन शायद ये देख सकता था कि यह युवा जादूगर संभवतः एक आर्कमेज बनेगा, लेकिन वह उससे आगे नहीं देख सकता था। लेकिन जॉनी देख सकता था। न केवल वह देख सकता था कि युवा आर्कमेज क्षेत्र तक पहुंचेगा, बल्कि वह उसे एक उच्च स्थान पर पहुंचते हुए भी देख सकता था। वह स्थान स्वर्ग रैंक तक सीमित नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से उस युवा जादूगर के अपने लक्ष्य थे। वह न केवल क्लाउड टावर में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह ओकलैंड जाने के लिए भी तैयार नहीं था। इस प्रकार जॉनी के पास दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह पहले उसे मैजिक हैंड में शामिल करेगा और बाकी पर बाद में चर्चा की जा सकती है। जब उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे तो जॉनी ने एक बार फिर अफसोस से अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने याद दिलाया, वैसे मेहरा, अगले महीने की 15 तारीख को मैजिक हैंड की वार्षिक बैठक है। बैठक ओड्रॉक सिटी में होगी। आपको आना चाहिए। मैं औपचारिक रूप से आपको मैजिक हैंड से परिचित कराऊंगा। ओड्रॉक सिटी। आरव मेहरा ने अचानक सोचा, क्या यह ऐश टावर का डोमेन नहीं है? यह इतना अच्छा नहीं है। मैंने अभी अभी ऐश टावर से एक महान जादूगर को हटाया है और मैं अभी भी लावा डोमिनेटर को पकड़े हुए हूँ। अगर मैं ओड्रॉक सिटी जाता हूँ तो क्या मैं जाल में नहीं फंस जाऊंगा? लेकिन फिर उसने सोचा कि चूंकि यह मैजिक हैंड की वार्षिक बैठक थी, इसलिए ऐश टावर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर वे करते भी हैं तो दूसरे लोग इससे निपटने में मदद करेंगे। इसलिए उसने सहमति जताते हुए सिर हिलाया, ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। सकारात्मक उत्तर प्राप्त करने के बाद जॉनी ने संतुष्ट भाव से प्रसारण बंद कर दिया। क्रिस्टल धीरे धीरे काला पड़ने लगा। आरव मेहरा ने फिर बुक ऑफ डेथ निकाली और फिर रिफाइनिंग टेबल पर एक कागज का टुकड़ा फैलाया ताकि वह गुप्त कमरे में अपना काम जारी रख सके। अध्याय 153। गुप्त कमरे में एक सप्ताह तक गणना करने के बाद आरव मेहरा ने 8वें चरित्र के विश्लेषण का एक छोटा सा हिस्सा लगभग पूरा कर लिया था। वह धीरे धीरे ये बताने में सक्षम हो गया कि यह चरित्र पिछले 7 की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वह सफल होता तो यह संभवतः उसे बहुत अधिक शक्ति प्रदान करता और शायद उसके जादू की सरणी को और अधिक परिष्कृत करने में भी मदद करता। इस खोज ने तुरंत आरव मेहरा को 8वें चरित्र में महारत हासिल करने के लिए उत्सुक कर दिया, और अंततः बाकी सभी में भी। आखिरकार राजकुमार के मकबरे में अपना 5वां जादू सरणी पूरा करने के बाद से आरव मेहरा को आगे बढ़ने का कोई अच्छा अवसर नहीं मिला था। हालांकि आरव मेहरा ने कई हजारों रन प्राप्त किए थे, लेकिन उन्हें इन रन को दूसरे जादू सरणी में बदलने का उपयुक्त अवसर अभी तक नहीं मिला था। अब जब यह अवसर आखिरकार सामने आया तो आरव मेहरा मुश्किल से इंतजार कर सकता था। उसने अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगा दी। एक बार ट्रांसमिशन खत्म होने के बाद आरव मेहरा ने खुद को जादू की दुनिया में डुबो दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सूरज अपने चरम पर पहुंच गया जब आरव मेहरा ने आखिरकार अपना सिर कागज के टुकड़े से हटाया। ऐसा लगता है कि इसमें 1 महीना लगेगा। आरव मेहरा ने अपने काम के नतीजों को ध्यान से देखने से पहले अपने दुखते हाथ को सहलाया और एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस गति को काफी आश्चर्यजनक माना जा सकता है। आखिरकार आरव मेहरा को इन 7 अक्षरों के अलावा उस भाषा का कोई ज्ञान नहीं था। इसके लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग की जरूरत थी और इसे 1 महीने में पूरा कर पाना पहले से ही शानदार था। फिर आरव मेहरा ने समय देखा और पाया कि कुछ खाने के लिए जाने का समय हो गया है। कीमिया प्रयोगशाला से बाहर निकलने के बाद आरव मेहरा कुछ ज्यादा ही विचलित था। अभी भी अपनी गणनाओं में खोया हुआ था, इसलिए उसने लोगों को अभिवादन करते हुए नहीं सुना। जब वह रिसेप्शन रूम से गुजरा तो उसे अचानक याद आया कि फेल्यू और जादूगरों का वह समूह अभी भी बोन प्लेन में था। आरव मेहरा ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे विलियम से उन्हें आज ही बाहर निकलवाना चाहिए। ये सोचते हुए उसने रिसेप्शन रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद आरव मेहरा को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रिसेप्शन रूम में सिर्फ विलियम ही नहीं था, मेहरा परिवार के लोग भी वहां थे। आरव मेहरा को अंदर घुसने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब उसने माफ़ी मांगने और जाने के बारे में सोचा तभी टेबल के दूसरी तरफ से एक युवा आवाज़ गूंजी, भाड़ में जाओ। आरव मेहरा ठिठक गया और अवचेतन रूप से दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति की तरफ देखा। 30 साल की उम्र का ये युवक उसे बहुत ठंडेपन से घूर रहा था। वह युवक विलियम जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति ज्यादा स्थिर थी। तुमने कभी दस्तक देना नहीं सीखा? युवक ने विलियम की तरफ देखने से पहले ठंडेपन से डांटा। लगता है हमारा छोटा चचेरा भाई बहुत व्यस्त है, इतना व्यस्त कि उसके पास अपने अधीनस्थों को अनुशासित करने का भी समय नहीं है। विलियम के चेहरे पर अजीब भाव आ गया और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया और बुदबुदाते हुए बोला, लियोन, वह राजीव है। युवक की नज़र फिर से आरव मेहरा पर टिक गई। उसे थोड़ा सा परखने के बाद उसके चेहरे पर एक सौम्य भाव आया और उसने एक त्वरित सिर हिलाते हुए कहा, बैठो। शिट, विलियम का दिल अचानक तेज हो गया। कुछ होने वाला है। लियोन मेहरा परिवार की युवा पीढ़ी का सबसे उत्कृष्ट सदस्य था।
उसने अपने जन्म से ही हमेशा चौंकाने वाली जादुई प्रतिभा दिखाई थी और वह केवल 33 वर्ष की आयु के बावजूद पहले रैंक का उच्च जादूगर था। मेहरा परिवार की बात तो दूर, यहाँ तक कि पूरे ओकलैंड में भी उसकी उम्र के कुछ ही लोग उससे मुकाबला कर सकते थे। कुछ साल पहले ही मेहरा परिवार ने अनौपचारिक रूप से तय कर लिया था कि लियोन अगले कुलपति के पद के लिए मर्क्री टॉवर से ऑबे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। इस प्रकार जबकि युवा पीढ़ी के सदस्यों ने पिछले कुछ वर्षों में परिवार में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास किए, लियोन और ऑबे पहले से ही एल्डर काउंसिल में एक सीट पर थे। मेहरा परिवार के दर्ज इतिहास में 30 के दशक की शुरुआत में एक युवा व्यक्ति को एल्डर काउंसिल में सीट मिलना केवल 3 बार हुआ था। उस सीट पर बैठने का मतलब था मेहरा परिवार के अधिकार के केंद्र में प्रवेश करना। उनके शब्द और कार्य परिवार के भाग्य का फैसला करेंगे। वर्षों तक इस स्थान पर बैठने से लियोन अधिक स्थिर हो गया और उसने एक प्रभावशाली उपस्थिति भी प्राप्त की। लेकिन ये प्रभावशाली अभिनय करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। लियोन, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो विलियम को सिरदर्द होने लगा। अगर आप भविष्य के कुलपति के रूप में अपनी प्रभावशाली हैसियत दिखाना चाहते हैं तो ओकलैंड में ऐसा क्यों नहीं करते? आप गिल्डेड रोज में दिखावा करने क्यों आए और उसे भाड़ में जाओ क्यों कहा? क्या आपको पता है कि आपने किसके साथ बदतमीजी की? वह गिल्डेड रोज का मालिक है जो 20 साल से कम उम्र का मास्टर है। तुम वॉटसन परिवार के एलन वॉटसन को जानते हो, है ना? वह तुम्हारी तरह ही प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर है और उसने गिल्डेड रोज में उग्र व्यवहार करने की हिम्मत की। नतीजा, वह क्लाउड टॉवर के 9वीं श्रेणी के उच्च जादूगर से बुरी तरह डर गया था और जब वह वहां से जाना चाहता था तो तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति उसे अपनी गरिमा के साथ वहां से जाने का मौका नहीं देता था और उसे उड़ा देता था। तुम्हें उसे आजमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना? ओह, और क्लाउड टॉवर का वह 9वीं श्रेणी का उच्च जादूगर। तुम्हें हॉक को जानना चाहिए, वह तुम्हारे शिक्षक का अच्छा दोस्त है, फिर भी उसने इस गड़बड़ी से निपटने में उसकी मदद करने के लिए खुद को नीचा दिखाया। उसकी अत्यधिक चाटुकारिता ने मुझे भी शर्मसार कर दिया। क्या तुम इस तरह के व्यक्ति के साथ असभ्य हो सकते हो? ये ठीक होता अगर तुम केवल इसलिए भाड़ में जाओ कहते क्योंकि तुम उसे नहीं जानते थे, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही याद दिला दिया था। मैं स्पष्ट था, मैंने तुमसे कहा था लियोन वह राजीव है। और जब मैंने तुम्हें ये स्पष्ट कर दिया तब भी तुम गर्व से उसके पास गए और उससे कहा बैठो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे जैसा समझदार व्यक्ति बेशर्मी से गिल्डेड रोज में क्यों रहेगा? क्या तुमने सोचा कि यह परिवार के लिए नेदर आयरन ओर्स पाने के लिए था? दुर्भाग्य से विलियम ने इन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की और वे एक लंबे और निरर्थक आंतरिक एकालाप बनकर रह गए। वह केवल लियोन को याद दिलाने की कोशिश करने के लिए एक सार्थक नज़र से घूर सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि लियोन उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। आखिरकार युवा पीढ़ी के अन्य सदस्यों की तुलना में लियोन पहले से ही एक पूरी तरह से अलग दुनिया में था। भले ही विलियम एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, लियोन मेहरा की नज़र में वह केवल एक योग्य अधीनस्थ माना जा सकता था। वे मजाक कर सकते थे और भाईचारे की बातें भी कर सकते थे, लेकिन औपचारिक अवसरों पर लियोन विलियम की राय की परवाह कैसे कर सकता था? इसके अलावा लियोन ने भर्ती करने के लिए एक अधिक योग्य व्यक्ति की खोज की थी। वह राजीव मेहरा था, जिसके पास नेदर आयरन वेन था। एल्डर काउंसिल में सीट के साथ लियोन मेहरा परिवार के सभी रहस्यों से अवगत था। लियोन स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसकी आंखों के सामने राजीव मेहरा निश्चित रूप से मेहरा परिवार की संतान था और जब तक एल्डर काउंसिल इसे मंजूरी देती वह सीधे मेहरा परिवार का सदस्य बन सकता था। लियोन को आमतौर पर इसकी चिंता नहीं होती, लेकिन अब वह जानता था कि राजीव के हाथों में नेदर आयरन वेन थी। इसके अलावा मेहरा परिवार को बहुत जरूरी नेदर आयरन प्रदान करने के अलावा उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन भी इकट्ठा किया था। एक अमीर अधीनस्थ, ये लियोन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगले कुलपति के पद के लिए लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऑबे और लियोन के पास पहले से ही अपने मोहरे थे, लेकिन अंतिम विजेता कौन बनेगा यह अभी भी तय नहीं था। अगर वह राजीव मेहरा को अपने पक्ष में कर सके तो वह अपनी संपत्ति का लाभ उठाकर इस गतिरोध को दूर कर सकेगा। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, लियोन ने एक दुर्लभ गुनगुनी मुस्कान दिखाई। मेहरा परिवार में आपकी वापसी के बारे में वास्तव में कुछ विरोधी आवाजें हैं। लियोन वहीं रुक गया और फिर एक विचारपूर्ण मुस्कान के साथ आरव मेहरा को देखा। क्या वहां है? आरव मेहरा ने विलियम को एक अजीब नज़र से देखा, ये सोचकर कि क्या वह बड़ा चचेरा भाई हस्तक्षेप कर रहा था। विलियम चौंक गया और लियोन की बातों का खंडन करने के लिए अपना सिर हिलाने से पहले आरव मेहरा के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। क्या मजाक है? उसका यह मास्टर अल्केमिस्ट चचेरा भाई स्पष्ट रूप से मेहरा परिवार में लौटने में दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर आरव मेहरा ने गलत समझा और सोचा कि विलियम उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो क्या वह उसे फिर से थप्पड़ नहीं मारेगा? या वह उसे एलन वॉटसन की तरह उड़ा भी सकता है, उसे मक्खी की तरह मार सकता है? विलियम की प्रतिक्रिया देखकर आरव मेहरा को समझ में आ गया कि उसका अनुमान गलत था। हालांकि अगर विलियम ने कुछ नहीं कहा तो मेहरा परिवार को क्यों लगा कि वह वापस लौटना चाहता है? इसके अलावा विरोध करने वाली आवाजों में क्या था? ये सोचते हुए आरव मेहरा ने लियोन को संदेह भरी नजर से देखा। अपने इस नए आए चचेरे भाई से पूछना चाहता था कि किसने उससे कहा था कि वह मेहरा परिवार में वापस लौटना चाहता है।
दुर्भाग्य से लियोन ने आरव मेहरा के हाव भाव को गलत समझा, और इस तरह भावी कुलपति एक बार फिर मुस्कुराए। आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथों में जो नेदर आयरन वेन है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेहरा परिवार में कई लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर आप वापस लौटना चाहते हैं तो आपको पहले नेदर आयरन वेन सौंपना होगा। ओह, ये सुनकर आरव मेहरा के हाव भाव अप्रिय हो गए। यह मेहरा परिवार नहीं जानता कि कब संतुष्ट होना है। मैंने उन्हें पहले ही बहुत सारा नेदर आयरन अयस्क दे दिया है, फिर भी वे अभी भी मेरी नेदर आयरन वेन के लिए योजना बना रहे हैं। क्या मुझे उन्हें हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए वॉटसन परिवार की तरह उन्हें 2 बार हराना होगा? परिवार ऐसा ही था और वॉटसन परिवार भी ऐसा ही था। यहाँ तक कि थाउजेंड सल्फ सिटी का मोंची परिवार भी ऐसा ही था। मैं तुम्हें अभी एक अवसर दे सकता हूँ। लियोन ने दूसरे पक्ष के भद्दे चेहरे को देखा और महसूस किया कि यह अपनी जैतून की शाखा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण क्षण था। क्या? आरव मेहरा अंदर ही अंदर सोच रहा था कि मेहरा परिवार को कैसे सबक सिखाया जाए, जब उसने अचानक अवसर शब्द सुना और तुरंत लियोन को संदेह से देखा। मैं तुम्हें मेहरा परिवार में वापस जाने दे सकता हूँ और मैं तुम्हें नेदर आयरन वेन भी रखने दे सकता हूँ। आह, आरव मेहरा ने यह सुनकर समझ लिया। पता चला कि वह इस समय मुझे भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। इस बिंदु पर आरव मेहरा को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। रैंक कैसे कम हो गई? इससे पहले स्टार सेज जोई ने मुझे भर्ती करने की कोशिश की थी, फिर भी कुछ घंटों बाद अब ये सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का उच्च जादूगर है जो मुझे भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। इन विचारों से बेखबर लियोन ने आगे कहा, इसके अलावा मेहरा परिवार में लौटने के बाद आप सीधे मेरे अधीन व्यवसाय और वित्तीय मामलों के प्रबंधक के रूप में काम कर सकते हैं। ये कहने के बाद लियोन ने विलियम की ओर एक दबंग भाव से देखा। आप विलियम से पूछ सकते हैं, कोई भी मेरे शकल में शामिल नहीं हो सकता। फफ, विलियम को अचानक कोसने का मन हुआ। अरे, अगर तुम मौत को दावत दे रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। वित्त और व्यवसाय के प्रबंधन जैसी बात कहते हुए क्या तुम्हें गिल्डेड रोज की संपत्ति पर फिदा नहीं होना पड़ा? बहुत कष्टप्रद। एल्डर काउंसिल के वे बूढ़े लोग स्पष्ट रूप से सिर्फ नेदर आयरन वेन के बारे में सोच रहे हैं। और क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति सहमत होगा? कृपया परेशान मत हो, बस देखो, उसके चेहरे पर बहुत भद्दा भाव है। अगर तुम चलते रहे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम गिल्डेड रोज को एक टुकड़े में छोड़ पाओगे। दुर्भाग्य से लियोन उसकी दर्दनाक चिंताओं को नहीं समझ पाया। थोड़ी देर तक जवाब न मिलने के बाद उसने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है, इसे हथियाना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, हाय मैज लियोन, मेरा एक सवाल है। हाँ, लियोन ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि आरव मेहरा कुछ असंतुष्ट था और उसने सोचा, ये राजीव बहुत व्यवहार कुशल नहीं है। मैं इसे इतना उचित व्यवहार दे रहा हूँ, फिर भी यह इसे आगे बढ़ा रहा है। ऐसा लगता है कि थाउजेंड सल्फ सिटी जैसी छोटी जगह के लोगों में शिष्टाचार की भावना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, वह कुछ शर्तें रखने की हिम्मत कर सकता है। इससे लियोन काफी नाखुश हो गया। लियोन की नज़र में एक अधीनस्थ को अधीनस्थ की तरह दिखना चाहिए। उन्हें जो दिया जाता है उसे स्वीकार करना चाहिए और ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। जब उसने इस बारे में सोचा तो लियोन की भौहें और भी तंग गईं। हालांकि उसने यह नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि जब तक वह इस राजीव मेहरा को पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर लेता तब तक उसे सबक नहीं सिखाएगा। उसे यह समझाना था कि दखलंदाजी करने वाले अधीनस्थ आंखों में गड़ने वाले होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सपना देख रहे हो? क्या? लियोन अचानक से स्तब्ध रह गया। उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी और इसके अलावा यह इतना विरोधात्मक क्यों लग रहा था। मेरा मतलब है, अगर तुम अभी भी सपने देख रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ होटलों से मिलवा सकता हूं जहां तुम अपनी रात बिता सकते हो। आरव मेहरा ने अपने हाथ ताली बजाए और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लियोन की प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए उसने विलियम को बुलाया और उससे कहा, चचेरे भाई, हाय मैज लियोन की देखभाल करने में मेरी मदद करो, मुझे अभी भी कुछ मामलों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली बार जब हाई मैज लियोन नींद में टहलता हुआ आए तो दूसरी तरफ ओक इन में कमरा लेना याद रखना, उसके जागने पर तुम उसके साथ यहाँ वापस आ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, विलियम ने बार बार सिर हिलाया और मन ही मन लियोन को कोसने लगा। अरे, मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहा कि उसे मत भड़काओ। तुम दिवास्वप्न देख सकते हो, लेकिन तुम मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हो? अब तुमने उसे भड़काया और मुझे फंसाया। भूल जाओ, आज यह इतना बुरा नहीं है, ये लड़ाई के बिंदु तक नहीं पहुंचा, ये काफी दुर्लभ है। मैं परिवार की वजह से हार खाकर थक गया हूं, मैं तुम्हें बाहर भेज दूंगा। लेकिन लियोन के भड़कने से पहले विलियम के पास कुछ कहने का समय नहीं था। राजीव, ये कैसा रवैया है? हाई मैज ने जोर से मेज पर मारा, जिससे उसके सामने रखे कप से पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। आवेगपूर्ण मत बनो, आवेगपूर्ण मत बनो। जब विलियम ने ये देखा तो उसे पता चल गया कि बहुत देर हो चुकी थी। वह मेहरा परिवार के भावी कुलपति से निपट नहीं सकता था, लेकिन वह सीधे लियोन मेहरा की बांह को रोकने की पूरी कोशिश करने लगा, उसे इस तरह से उकसाया जैसे कि उसका अपना जीवन उस पर निर्भर करता हो। लियोन, लियोन, तुम्हें अपने शब्दों से सावधान रहना होगा। आवेगपूर्ण मत बनो, हर हाल में आवेगपूर्ण मत बनो। जाने दो, तुम्हें अच्छे से बात करनी होगी, हर हाल में दोस्ताना बने रहने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था।
लियोन ने उसे ठंडी नज़र से देखा। विलियम मेहरा, अपनी स्थिति पर ध्यान दो। तुम एक बाहरी व्यक्ति के लिए बोल रहे हो और ये तुम्हारे बारे में मेरे आकलन को प्रभावित कर रहा है। विलियम मेहरा को लगभग रोने जैसा महसूस हुआ। भाड़ में जाओ तुम्हारा आकलन, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम अभी भी मेरी स्थिति के बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं वास्तव में अपनी स्थिति पर ध्यान दे रहा होता तो मैं पहले ही जाने देता और तुम्हें टेबल पर मारते हुए शापों की बारिश करने देता, और तब तुम्हें पता चलता कि रेवन और एलन वॉटसन ओकलैंड लौटने के बाद खुद को क्यों दुर्लभ बना लेते हैं। वे इस व्यक्ति से मौत से डर गए थे। दुर्भाग्य से लियोन को इस बारे में पता नहीं था या इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि उसका हाथ विलियम ने पकड़ रखा था, फिर भी वह जल्दी से आरव मेहरा की पीठ पर चिल्लाया, राजीव मेहरा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि जल्दी या बाद में तुम्हें मुझे मना करने का पछतावा होगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब ओबे मेहरा तुम्हारे हाथों से नेदर आयरन वेन लेने आएगा तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। विलियम को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है जब उसने सुना। आरव मेहरा ने इन शब्दों को गूंजते ही रुक गए। तुम कह रहे हो कि मेहरा परिवार और लोगों को भेजने वाला है? हाँ, तुम सच में भूले हो। क्या तुमने सोचा था कि तुम सिर्फ 5वीं रैंक के महान जादूगर की अपनी ताकत से अपने पास एक नेदर आयरन वेन रख सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपना देख रहे हो। मेरी सुरक्षा के बिना अपने नेदर आयरन वेन का जिक्र मत करो, तुम अपना गिल्डेड रोज भी नहीं रख पाओगे। तुम्हारे शब्द वाजिब हैं। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, रुका और फिर अपने हाथ आगे बढ़ाए। अचानक ऐसा लगा जैसे रिसेप्शन रूम में एक बहुत बड़ा भंवर आ गया हो। लियोन को यह समझने का समय भी नहीं मिला कि क्या हुआ था, इससे पहले कि वह आरव मेहरा की ओर उड़ता। आरव ने सिर्फ अपना हाथ खोला और लियोन की गर्दन पकड़ ली। तुम क्या सोच रहे हो? लियोन चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत इस भयावह शक्ति के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने मन को जगाया। लेकिन दुर्भाग्य से लियोन के मन को एक और अधिक भयावह मन ने दबा दिया था। लियोन को अचानक पता चला कि जिस जादुई शक्ति पर उसे बचपन से ही गर्व था, वह उस आश्चर्यजनक मन का मुकाबला करने में असमर्थ थी। ये कैसे हो सकता है? लियोन लगभग पागल हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं एक सच्चा उच्च जादूगर हूँ, मैं 5वीं रैंक के महान जादूगर द्वारा कैसे दबा जा सकता हूँ? मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथ कुछ शब्द वापस ले जाओ। आरव मेहरा के ये कहने के बाद उसने एक रहस्यमय और गूढ़ मंत्र का जाप किया। लियोन को तब लगा जैसे उसके शरीर के भीतर मन को किसी तरह की शक्ति ने जकड़ लिया हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अपने मन को प्रसारित होने का कोई संकेत नहीं दिखा सका। क्या हो रहा है? लियोन की आंखें अचानक भय से भर गईं। 20 साल से ज्यादा समय से जमा किया गया मानव सील हो चुका था। अब वह एक आम इंसान की तरह था, जबकि कुछ समय पहले तक वह एक हाई मैच था। इतने बड़े बदलाव ने लियोन को बेचैन और हताश कर दिया। क्या वह राजीव मेहरा 5वीं रैंक का महान जादूगर नहीं है? ये कैसे हो सकता है? 5वीं रैंक के महान जादूगर के पास इतनी भयावह जादुई शक्ति कैसे हो सकती है, जो एक पल में एक हाई मैच को दबा दे? और यह कैसा जादू था, वह अचानक मेरे मान को कैसे जकड़ सकता है? एक सम्मानित हाई मैच एक आम इंसान में बदल गया। अपनी जान किसी और के हाथों में होने के एहसास ने लियोन मेहरा के दिखावटी दिखावे को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस युवा हाई मैच का चेहरा भय से भर गया और उसने एक बार फिर कांपती आवाज में पूछने के लिए अपना मुंह खोला, कौन से शब्द? वापस लौटकर मेहरा परिवार को बता देना कि जब उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे शरीर की बेड़ियां खोल सकता है, उस समय वे नेदर आयरन वेन के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। ये कहने के बाद आरव मेहरा ने लियोन की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उस पर से धूल झाड़ने में मदद करने के बाद उसने रिसेप्शन रूम का दरवाजा खोला और चला गया। जाने से पहले उसने विलियम से कहा, चचेरे भाई, हाई मैच लियोन को आराम करने के लिए ओकिन भेजने में मेरी मदद करना मत भूलना। चैप्टर 155। रिसेप्शन रूम से बाहर आने के बाद आरव मेहरा ने किसी को कुछ खाने का सामान मंगवाया और फिर कीमिया प्रयोगशाला में वापस चला गया। जहां तक लियोन की बात है, आरव मेहरा ने उसे जल्दी ही अपने दिमाग से निकाल दिया था। एक लियोन मेहरा उसे बिल्कुल भी परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेहरा परिवार का भावी कुलपति, 33 वर्षीय उच्च जादूगर, वह आरव मेहरा की नज़र में कुछ भी नहीं था। आरव मेहरा एक 5वां महान जादूगर था जिसके पास 3 जादुई औजार थे जो आध्यात्मिक रैंक या उससे ऊपर के थे। ये कहा जा सकता है कि 5वीं रैंक से नीचे का कोई भी उच्च जादूगर इस समय उसके द्वारा कुचल दिया जाएगा। लियोन को पहले से ही भाग्यशाली माना जाता था। अगर आरव मेहरा ने प्रवेश करते समय ज्वलंत कर्मचारी शिखा को नहीं देखा होता तो वह सीधे लियोन की गर्दन तोड़ देता और मन शैकल्स का उपयोग करने के लिए प्रयास करने की जहमत नहीं उठाता। ये वह शिखा थी जिसने आरव मेहरा को एक निश्चित स्थान याद दिलाया, एक ऐसा स्थान जो उसे उच्च जादूगर बनने के लिए आगे बढ़ने दे सकता था। उसके लिए आगे बढ़ना अनिवार्य रूप से कठिन होगा। आरव मेहरा को अनगिनत मैजिक कंडक्टिंग रूनों में से सबसे जटिल मैजिक कंडक्टिंग रून, मैजिक एरे चुनने के लिए किसने कहा? अगर आरव मेहरा ने कोई दूसरा रून चुना होता तो उसे अभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पता लगाने में इतनी परेशानी नहीं होती। सबसे जटिल एक्सट्रीम फौज के साथ भी आरव मेहरा के पास सीधे हाई मैच दायरे तक पहुंचने के 3 तरीके होंगे। लेकिन मैजिक एरे पूरी तरह से अलग था। मैजिक एरे में मैजिक कंडक्टिंग रूनों में सबसे जटिल और विस्तृत संरचना थी।
यहाँ तक कि आरव मेहरा जैसे व्यक्ति जो इस युग से आगे निकल गए हाई मैच दायरे में प्रवेश करने के लिए 9 मैजिक एरे को एक में मिलाने के बारे में निश्चित नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आरव मेहरा पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मैजिक एरे बहुत शक्तिशाली था। दरअसल राजकुमार की कब्र से वापस आने के बाद से ही आरव मेहरा ने कई गणनाएं करने में समय लगाया था, लेकिन चाहे वह इसे कैसे भी देखे नतीजा वही था। जब तक वह कुछ सालों तक 9वीं रैंक का महान जादूगर बने रहने के लिए तैयार नहीं होता और 9 मैजिक एरे को धीरे धीरे एक में मिलाने के लिए अत्यधिक धैर्य और इच्छाशक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक आरव मेहरा के पास आर्कमेज बनने का केवल 5% मौका होगा। इसके अलावा हाई मैच दायरे तक पहुंचने का हर असफल प्रयास उसके अपने मैजिक कंडक्टिंग रून्स को नुकसान पहुंचाएगा। पहले 1 या 2 प्रयास उतने महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह तीसरी, चौथी, पांचवीं या छठी असफलता के बाद हाई मैच दायरे में कदम रखने का मौका खो सकता है। आरव मेहरा हमेशा के लिए महान जादूगर नहीं बने रहना चाहता था, लेकिन पहले उसने गाड़ी पर ज्वलंत कर्मचारी शिखा देखी। आरव मेहरा को हमेशा लगता था कि मेहरा परिवार थोड़ा परिचित लगता है। जब उसने शिखा देखी तभी उसे याद आया कि एक सहस्राब्दी बाद एक आर्कमेज होगा जो धूमकेतु की तरह उभरेगा और उसे फ्लेम रूलर डग मेहरा के नाम से जाना जाएगा, जो स्वर्ग रैंक से नीचे अजेय था। और यह फ्लेम रूलर शुरू में कोई चौंकाने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वह 60 साल की उम्र में एक उच्च जादूगर बन गया। ये लियोन मेहरा के बराबर नहीं था, लेकिन 30 साल बाद वह आदमी स्वर्ग रैंक के तहत अजेय के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति बन गया था, जिसने उस युग के सभी आर्कमेज को पीछे छोड़ दिया था। वास्तव में उस फ्लेम रूलर का मैजिक कंडक्टिंग रून मैजिक एरे था। आरव मेहरा को स्पष्ट रूप से याद था कि उस समय मेहरा परिवार पहले ही गायब हो चुका था। सहस्राब्दी पुराना परिवार कुछ 100 वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा। हालांकि फ्लेम रूलर एक मेहरा था, लेकिन उसके उत्थान का मेहरा परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वह कदम दर कदम जमीन से ऊपर उठा और मेहरा परिवार से उसका एकमात्र रिश्ता मेहरा परिवार की पैतृक भूमि में बिताए गए 50 साल थे। लेकिन जब डग मेहरा उस भूमि से बाहर आया तो उसे हाई मैच बनने में केवल 3 महीने लगे और फिर नोसेंट का सबसे मजबूत आर्कमेज बनने में 10 साल लगे। इस प्रकार आरव मेहरा अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सका। मेहरा परिवार की पैतृक भूमि के पीछे किस तरह का रहस्य था। डग मेहरा उस रहस्य के संपर्क में आने और एक ही बार में हाई मैच दायरे में पहुंचने के बाद 9 मैजिक एरे को एक में मिलाने में कामयाब रहा। इस प्रकार एक बार जब आरव मेहरा के पास 9 मैजिक एरे हो गए तो उसे मेहरा परिवार की पैतृक भूमि की जांच करनी पड़ी, अन्यथा उसके पास 2 विकल्प बचे थे। एक था अपना समय लेना और मैजिक एरे को धीरे धीरे मिलाने के लिए कुछ साल बिताना, और दूसरा था हाई मैच दायरे में जबरन घुसकर 5% संभावना पर दांव लगाना। मेहरा परिवार की पैतृक भूमि का रहस्य तुलनात्मक रूप से बहुत सरल लग रहा था, लेकिन मेहरा परिवार के साथ वास्तव में मतभेद होना उचित नहीं था। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं था कि आरव मेहरा बैठकर मेहरा परिवार को अपने स्वयं के नेदर आयरन वेन के लिए लालच करते हुए देख सकता था। इस प्रकार कुछ हिचकिचाहट के बाद आरव मेहरा ने मैना शेकल्स का उपयोग करना चुना था। यह उच्च रैंक वाले जादूगरों के लिए निम्न रैंक वाले जादूगरों को कुचलने और उनके जादू को सील करने का एक सामान्य तरीका था। मैना शेकल्स को हटाने का केवल एक ही तरीका था, वह था मैना शेकल्स की कुंजी खोजना। वह कुंजी वास्तव में एक शब्द था जिसे मैना शेकल्स लगाए जाने पर मंत्रोच्चार के साथ बोला जाता था, और आरव मेहरा ने वास्तव में उन 7 पात्रों में से एक का उपयोग किया था जो उसने मृत्यु की पुस्तक से सीखे थे। उसके अलावा नोसेंट में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो इसे हटा सके। आरव मेहरा इसका इस्तेमाल मेहरा परिवार को ये बताने के लिए करना चाहता था कि अगर उन्हें नेदर आयरन वेन चाहिए तो उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। वह जानता था कि मेहरा परिवार जैसी ताकत लालची और चालाक है। अगर वे आसानी से नेदर आयरन वेन हासिल कर लेते तो वे निश्चित रूप से उसके प्रति जरा सी भी नरमी नहीं बरतते, क्योंकि वह मेहरा परिवार का बच्चा था। लेकिन एक बार जब उन्हें पता चल जाता कि इस बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता तो वे उसकी संभावित कीमत पर विचार करते। अगर उस बच्चे के पास कोई ऐसी शक्ति होती जिसे वे समझ नहीं पाते तो वे और भी संयमित हो जाते और वे उसे खुश करने के लिए कुछ तरीके भी अपनाते और शायद कोई व्यापारिक सौदा करते या उसे लुभाने का कोई और तरीका आजमाते। संक्षेप में, मेहरा परिवार जैसी ताकत के लिए केवल लाभ ही महत्वपूर्ण थे। वे कौन सा तरीका अपनाते यह इस बात पर निर्भर करता कि वे अपने लाभ को अधिकतम कैसे करना चाहते हैं। आरव मेहरा का मानना था कि लियोन के शरीर पर लगे मैना शेकल्स मेहरा परिवार को कुछ समय के लिए रोक देंगे। अब उसे जो करना था वह था जल्दी से 9 मैजिक एरे बनाना। उसके बाद ही वह ओकलैंड के लिए रवाना होगा और मेहरा परिवार की पैतृक भूमि का दौरा करेगा। लेकिन अगर वह शेष मैजिक एरे बनाना चाहता था तो आरव मेहरा को वॉन प्रयोगशाला जाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वॉन के पास क्रिस्टल स्केल का एक सेट था और हालांकि प्रत्येक भाग केवल आध्यात्मिक स्तर का था, साथ में वे एक सच्चे मैजिक टूल से कमतर नहीं थे। इसके अलावा क्रिस्टल स्केल की चौंकाने वाली ताकत के अलावा उनके पास एक बेहद खास मैजिक टूल स्पिरिट भी थी। ऐसा कहा जाता है कि इस मैजिक टूल स्पिरिट को वॉन ने खुद एक आत्मा का उपयोग करके बनाया था। यह उपयोगकर्ता की कंप्यूटेशनल क्षमता को एक भयावह दायरे में धकेल सकता था। आरव मेहरा ने लिस से वादा किया था कि वह मुख्य रूप से क्रिस्टल स्केल के इस सेट की वजह से 1000 सल सिटी की प्रमुख ताकतों के साथ अन्वेषण में शामिल होगा।
अगर आरव मेहरा इन क्रिस्टल स्केल को पकड़ पाता और बुक ऑफ डेथ के 8वें कैरेक्टर का विश्लेषण करते समय उनका इस्तेमाल कर पाता, तो जिस गति से वह मैजिक एरे को तराशता वह 10 गुना बढ़ जाती। आरव मेहरा के कीमिया प्रयोगशाला में लौटने के बाद उसने एक बार फिर कागज का वह टुकड़ा खोला और उन गणनाओं पर काम करना जारी रखा जिन्हें उसे अभी पूरा करना था। इस समय लियोन को अभी भी गिल्डेड रोज के रिसेप्शन रूम से बाहर निकलना बाकी था। मेहरा परिवार के भावी कुलपति ने विलियम को नीरस नजर से देखा। क्या तुमने नहीं कहा कि वह 5वीं रैंक का महान जादूगर है? वास्तव में वह 5वीं रैंक का महान जादूगर है। विलियम अपने सिर को हिलाए बिना नहीं रह सका जब उसने इस गर्वित वंशज की चकित अभिव्यक्ति देखी। तुमने ये सब कहने की जहमत क्यों उठाए? मैंने तुम्हें कई बार याद दिलाया था कि हमारे चचेरे भाई का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। तुमने भविष्य के कुलपति की प्रभावशाली शक्ति दिखाने पर जोर दिया, एक उच्च जादूगर का प्रभामंडल धारण किया और तुमने सोचा कि तुम हमारे चचेरे भाई को आसानी से मना सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि उसने कभी उच्च जादूगर को नहीं देखा था? और अब उच्च जादूगर एक साधारण व्यक्ति में बदल गया है। तुम वापस जाकर कैसे समझा सकते हो? 5वीं रैंक का महान जादूगर, ये कैसे हो सकता है? लियोन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, चाहे कुछ भी हो। 5वीं रैंक का महान जादूगर उसे मैना शैकल से कैसे रोक सकता है? ठीक है, इस बारे में बात मत करो कि क्या संभव है और क्या असंभव है। उसकी शक्ल देखकर विलियम इस बारे में फिर से बात करने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने केवल विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, मैं तुम्हें जल्दी से वापस लौटने और मैना शैकल्स को हटाने का कोई तरीका सोचने की सलाह देता हूँ। अन्यथा जब ऑबे मर्क्री टॉवर से वापस आएगा तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ये कहने के बाद विलियम रिसेप्शन रूम से बाहर चला गया, लियोन मेहरा को अकेला छोड़कर। वह वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। जल्दी लौटो, यह इतना आसान नहीं है। उसने सोचा, मैं इस तरह कैसे लौट सकता हूँ? मैं इस बार हजारों पालों वाले शहर में इसलिए घुसा क्योंकि मैंने सुना था कि नीदर आयरन वेन के अलावा राजीव मेहरा ने गिल्डेड रोज से भी बहुत ज्यादा धन अर्जित किया था। इसलिए मैं उसे भर्ती करना चाहता था। मैंने सोचा था कि एक उच्च जादूगर के रूप में अपनी ताकत और मेहरा परिवार के भावी कुलपति के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके राजीव निश्चित रूप से मेरे पंखों के नीचे खुद को फेंक देगा जब मैंने उसे मेहरा परिवार में वापस लौटने में मदद करने का वादा किया था। उस समय न केवल मैं नेदर आयरन वेन को पकड़ लूंगा बल्कि मैं गिल्डेड रोज द्वारा उत्पादित धन भी प्राप्त करूंगा। उस समय मैं कुलपति की सीट के लिए प्रतियोगिता जीतने के लिए लगभग निश्चित था। कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अफसोस जताया, तो यह इस तरह क्यों खत्म हुआ? भले ही एक उच्च जादूगर की ताकत काम न करे, लेकिन मेहरा परिवार के भावी कुलपति के रूप में मेरी स्थिति अभी भी बनी हुई है और एल्डर काउंसिल में मेरी सीट नकली नहीं है। अगर राजीव मेहरा परिवार में वापस लौटना चाहता है तो इसमें मेरी बहुत भूमिका होगी। तो ये कैसे हुआ? क्या राजीव मेहरा परिवार का बच्चा होने के बावजूद वास्तव में मेहरा परिवार में लौटने की कोई योजना नहीं रखता है? लियोन को यह विचार समझ में नहीं आया। यह असंभव है न? ये मेहरा परिवार है। राजीव मेहरा जैसे कबीले से बाहर फंसे बच्चे के लिए क्या मेहरा परिवार में वापस लौट पाना एक सपना नहीं है? फिर यह सब क्या था? लियोन रिसेप्शन रूम में बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन इस सब के पीछे का कारण नहीं समझ पाया। लेकिन वह जानता था कि वह इस स्थिति में मेहरा परिवार से मदद नहीं मांग सकता था, अन्यथा ऑबे के लोग उसे दुर्व्यवहार के लिए एल्डर काउंसिल की सीट से हटा सकते थे। क्या मुझे क्लाउड टॉवर में शिक्षक से मदद मांगनी चाहिए? जैसे ही यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया, लियोन की आंखें चमक उठीं। ये सही है, शिक्षक एक 9वीं रैंक का उच्च जादूगर है जो वास्तव में प्रतिष्ठित अस्तित्व बनने से केवल एक कदम दूर है। मैना शैकल्स को खोलना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। अगर मैं इसका फायदा उठाता हूं और शिक्षक की मदद मांगता हूं और उन्हें व्यक्तिगत रूप से 1000 सेल्फ सिटी में बुलाता हूं, तो न केवल मैं इस नाराजगी से छुटकारा पा सकूंगा, बल्कि मैं राजीव मेहरा से नेदर आयरन वेन भी जीत लूंगा और यहां तक कि पूरा गिल्डेड रोज भी। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद लियोन की चकित अभिव्यक्ति दूर हो गई, उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। उसने विलियम को अलविदा नहीं कहा क्योंकि वह सीधे गिल्डेड रोज से चला गया। आरव मेहरा 1 महीने से ज्यादा समय तक अपनी प्रयोगशाला में रहे, अपनी सारी ऊर्जा 8वें चरित्र का अध्ययन करने में खर्च करते रहे। उनकी शोधन तालिका पर कागजों का ढेर हर समय मोटा होता जा रहा था। 8वां चरित्र भी आरव मेहरा के दिमाग में स्पष्ट होता जा रहा था। उनका पूरा शोध अंत तक पहुंच रहा था और इस कार्य को पूरा करने में ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह लगेगा। इस समय आरव मेहरा ने 3 बार प्लेनर पथ खोला था, लेकिन वे खुद अंदर नहीं गए। कंकाल योद्धाओं का शिकार करना और नेदर आयरन अयस्कों को इकट्ठा करना फेल्यू और विलियम का काम था। पिछली बार जब वे बाहर आए तो उन 50 जादूगरों में से कुछ 9वीं रैंक के जादूगर दिखाई दिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1 महीने बाद गिल्डेड रोज के भाड़े के समूह के भीतर पहला महान जादूगर दिखाई देगा। सब कुछ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा था। समय तेजी से बीत गया और आखिरकार अगले महीने की 13 तारीख आ गई। आरव मेहरा अभी अभी अपनी कीमिया प्रयोगशाला में दाखिल हुए थे और उन्होंने देखा कि बड़ी क्रिस्टल बॉल टिमटिमाने लगी है। उन्हें पता था कि यह संभवतः जो ही है, और निश्चित रूप से क्रिस्टल बॉल के भीतर बुजुर्ग आकृति दिखाई दी। तैयार हो जाओ, मैं कल दोपहर को 1000 सेल्फ सिटी पहुंच जाऊंगा।
और ठीक है, क्या आपके हाथ में कुछ अपेक्षाकृत दुर्लभ मंत्र या सूत्र हैं? यदि नहीं, तो मैं क्लाउड टॉवर से कुछ ला सकता हूँ। इस तरह आप ओड्रॉक सिटी पहुँचने के बाद ज्ञान के आदान प्रदान में भाग ले सकते हैं। चाहे आपको कुछ मिले या न मिले, यह मुख्य रूप से आपको कुछ लोगों से परिचित होने का मौका देता है। 1000 साल सिटी में अपनी कीमिया प्रयोगशाला में हर समय सीमित रहने के बाद आप ढल जाएंगे। अंतिम वाक्य से ये सुना जा सकता था कि स्टार सेज जोई अभी भी आरव मेहरा के ओकलैंड जाने से इनकार करने पर कुछ हद तक नाराज थे। नहीं, मैं अपनी तैयारी खुद करूंगा। ये सुनकर आरव मेहरा कुछ हद तक भावुक हो गए। हालांकि जोई के शब्द खास तौर पर सुखद नहीं थे, फिर भी एक बहरा व्यक्ति भी उसकी आवाज में समर्थन सुन सकता था। लेकिन भावुक होना सिर्फ भावुक होना था। इस बारे में सोचने के बाद आरव मेहरा ने फिर भी जोई के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि आरव मेहरा जोई पर एहसान करने से डरता था, लेकिन आरव मेहरा के पास ओड्रॉक सिटी के जादुई ज्ञान के आदान प्रदान के लिए अपनी योजना थी। अच्छा, तो हम कल मिलेंगे। आरव मेहरा द्वारा साफ मना किए जाने के बाद जोई ने नाराजगी नहीं जताई और सीधे प्रसारण समाप्त कर दिया। अगले दिन आरव मेहरा ने एक दुर्लभ दिन की छुट्टी ली। भोर में गिल्डेड रोज जाने के बाद वह हमेशा की तरह अपनी कीमिया प्रयोगशाला में नहीं गया और इसके बजाय वह जोई के आने का इंतजार करने लगा। दोपहर में जोई आ गई। ये स्टार सेज किसी आर्कमेज की तरह नहीं दिखता था। जब वह गिल्डेड रोज में प्रवेश कर रहा था तो वह एक साधारण बूढ़े व्यक्ति की तरह दिख रहा था। एकमात्र अंतर यह था कि एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के पास निश्चित रूप से जादूगर गिल्ड का नेता नहीं होगा जो उसका इंतजार करे। स्टार सेज जोई ने गिल्डेड रोज में प्रवेश करने के बाद आरव मेहरा का विनम्रतापूर्वक अभिवादन नहीं किया और सीधे उससे पूछा कि उसने वे कागज कहाँ रखे हैं जिनका उपयोग उसने फेनरुसिन फॉर्मूला के मुख्य मंत्र मैट्रिक्स की गणना करने के लिए किया था। कीमिया प्रयोगशाला में क्या? आरव मेहरा पूछना चाहता था कि जोई क्या कर रहा था, लेकिन उसके पास अपनी बात पूरी करने का समय नहीं था इससे पहले कि जोई सोलोमन के साथ गायब हो जाता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर असहाय होकर अपना सिर हिलाया। जब उसने उनके पीछे जाने की योजना बनाई तो गिल्डेड रोज ने 2 और मेहमानों का स्वागत किया। इस बार यह आश्चर्यजनक रूप से लियोन था। लियोन बहुत बदल गया था। विलियम के समान दिखने वाले उसके चेहरे पर वह शांति नहीं थी जो पहली बार गिल्डेड रोज में प्रवेश करने पर थी। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह लग रहा था। वह एक ऐसी अधीरता से भरा हुआ था जिसे छिपाना मुश्किल था और उसके कदम भी कुछ हद तक जल्दबाजी में लग रहे थे, मानो उसे डर हो कि वह कुछ चूक न जाए। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर लगे मैना शैकल्स को अभी तक खोला नहीं गया था। हाई मैच के मैना में उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए थे और वह बस एक साधारण आदमी की तरह लग रहा था। लेकिन लियोन के बगल में खड़े व्यक्ति ने आरव मेहरा को भौहें सिकोड़ दी। वह 50 के दशक में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, लंबा था और उसका चेहरा चौकोर आकार का था। आरव मेहरा को यह जानने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता थी कि लियोन ने जादू कहाँ से सीखा है। लेकिन जिस बात ने आरव मेहरा को भौहें सिकोड़ दी वह यह तथ्य था कि यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक शीर्ष हाई मैच था। यदि वह 9वीं रैंक का हाई मैच नहीं था तो वह कम से कम 8वीं रैंक का तो था ही। और जब वह गिल्डेड रोज में दाखिल हुआ तो वह पहले से ही मैना में उतार चढ़ाव फैला रहा था, बिना एक शब्द कहे आरव मेहरा पर दबाव डाल रहा था। लगता है कोई समस्या है। आरव मेहरा चौंक गया। एक शीर्ष उच्च जादूगर जो हॉग के स्तर पर एक अस्तित्व था। आप राजीव मेहरा हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के लॉबी में प्रवेश करने के बाद उसकी नज़र आरव मेहरा पर पड़ी। वास्तव में मैं राजीव मेहरा हूं और आप? मैं लियोन मेहरा का शिक्षक हूं, क्लाउड टॉवर के जादू विभाग का प्रमुख होएन। आरव मेहरा तुरंत समझ गया। उसने पहले खुद को लियोन के शिक्षक के रूप में और फिर क्लाउड टॉवर जादू विभाग के प्रमुख के रूप में पेश किया। दूसरे शब्दों में यह उच्च जादूगर होएन आज लियोन के लिए आया था। लेकिन आरव मेहरा ने इससे भी बुरा देखा था। तो क्या हुआ अगर यह शीर्ष उच्च जादूगर था? सोलोमन और स्टार सेज जोई दोनों उसकी कीमिया प्रयोगशाला में थे। मुसीबत की तलाश के लिए इस समय को चुनना, क्या ये बहुत अजीब नहीं था? दुर्भाग्य से इस अधेड़ उम्र के उच्च जादूगर को यह नहीं पता था। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि होएन पिछले दिन तक क्लाउड टॉवर के पेल प्लेन में लड़ रहा था। इसलिए उसे नहीं पता था कि जोई 1000 साल सिटी में आया था और उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ समय पहले एक युवा ने मुश्किल फेनरुसिन फॉर्मूला को हल करने में जोई की मदद की थी। होएन को केवल इतना पता था कि उसके एकमात्र शिष्य लियोन मेहरा को 1000 साल सिटी में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और उसका मैना शैकल्स द्वारा सील कर दिया गया था। जादू में लियोन मेहरा की प्रतिभा असाधारण थी। केवल 33 वर्ष की आयु में एक उच्च जादूगर बनना कुछ ऐसा था जो ओकलैंड में केवल कुछ ही लोग कभी हासिल कर पाए थे। ये कहा जा सकता है कि होएन को लियोन से बहुत उम्मीदें थीं और हालांकि वह सतह पर असाधारण रूप से सख्त था, उसने अंदर ही अंदर लियोन को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह पेल प्लेन के लिए रवाना हुआ तो जिस शिष्य को वह सबसे महत्वपूर्ण मानता था वह वास्तव में मैना शैकल से बंधा हुआ था। उस समय होएन भी, जो कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाता था, अचानक भड़क गया और उसने मैना शैकल्स को भी नहीं खोला। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैना शैकल्स को खोलना उसे ही करना चाहिए जिसने उन्हें स्थापित किया था। फिर वह उस अपराधी पर मैना शैकल्स का इस्तेमाल करेगा और उसे मैना सील होने का एहसास दिलाएगा।
उस सुबह होएन लियोन को लेकर थाउजेंड सल सिटी की ओर भागा और फिर विक्टोरियस रिटर्न स्ट्रीट में गिल्डेड रोज की ओर चल पड़ा। जो लोग मेरे शिष्य पर हमला करने की हिम्मत करते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां तक राजीव मेहरा के मेहरा परिवार से आने की बात है या उसके पास नेदर आयरन नस है, होएन को इसकी परवाह नहीं थी। होएन को इसकी परवाह नहीं थी, दूसरों को उसकी चिंता करनी थी। क्या तुम ही हो जिसने लियोन के शरीर पर मैना शैकल्स छोड़े थे? गिल्डेड रोज पर पहुंचने के बाद उसकी निगाहें आरव मेहरा पर टिकी थीं। जैसे ही उसने एक शीर्ष उच्च जादूगर की आभा जारी की, एक अदृश्य दबाव ने पूरे लॉबी को भर दिया। यह आरव मेहरा ने हिचकिचाहट दिखाए। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि जोई और सोलोमन यहाँ हैं? वह क्लाउड टॉवर का सदस्य है आखिरकार। अगर यह फट गया तो यह इतना अच्छा नहीं हो सकता। समझाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल हाँ या नहीं में जवाब देना है। दुर्भाग्य से होएन ने उस हिचकिचाहट को जिम्मेदारी से बचने की इच्छा के रूप में देखा और उसका चौकोर चेहरा भारी हो गया। चैप्टर 157। इस समय गिल्डेड रोज पर 3 गाड़ियां रुकी। 3 लोग अपनी गाड़ियों से उतरे। ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस के कैडिगर, वाइपर नेस्ट के सॉस और आखिरी व्यक्ति आरव मेहरा के लिए कुछ अप्रत्याशित था, वह था मोंची परिवार का नेता मोंची। इन तीनों में से कैडिगर और आरव मेहरा के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा था। गिल्डेड रोज और ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस ने पहले से ही एक बहुत ही मजबूत सहकारी संबंध बना लिया था। इस प्रकार कैडिगर के गाड़ी से उतरने के बाद उसने आरव मेहरा को बाहरी व्यक्ति नहीं माना और अंदर आने के बाद उसका अभिवादन किया। और सॉस भी था। हालांकि थाउजेंड सल सिटी की सबसे मजबूत भूमिगत शक्ति के नेता का आरव मेहरा के साथ शुरू में मतभेद था। जहर कोहरे घाटी में मिलने, एक संतरी टॉवर के विस्फोट होने और एक महान जादूगर से एक साथ छुटकारा पाने के बाद सॉस बेहद अच्छे व्यवहार वाला बन गया था। इसके अलावा अच्छा व्यवहार करने के बाद सॉस को आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि वाइपर नेस्ट का जीवन बेहतर हो गया था। सबसे स्पष्ट हिस्सा ये था कि गिल्डेड रोज उन्हें सबसे अच्छी कीमिया आइटम की आपूर्ति कर रहा था, जिससे वाइपर नेस्ट की ताकत एक पूरे स्तर तक बढ़ गई। यह उन्हें वह सहायता प्रदान कर रहा था जिसकी उन्हें जहर कोहरे घाटी में विस्तार के लिए सख्त जरूरत थी। इसके अलावा सॉस एक अवसरवादी था, इसलिए गहरे सहयोग और भविष्य की संभावनाओं के साथ उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मोंची परिवार के साथ एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची और गिल्डेड रोज के करीब आ गया। इस प्रकार गाड़ी से उतरते समय मोंची का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोंची इसके बारे में कुछ कर सकता था। हालांकि सॉस को अतीत में मोंची द्वारा समर्थित एक अधीनस्थ बल कहा जा सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में सॉस पहले ही मोंची के प्रभाव से अलग हो चुका था और उसका वाइपर नेस्ट एक स्वतंत्र राज्य की तरह सभी की नजरों से दूर जहर कोहरे घाटी में काम कर रहा था। हालांकि मोंची काफी नाराज था, लेकिन वह इसे अपने दिल में ही छिपा सकता था। केवल अपने 2 बेटों के सामने ही वह सॉस को एक कृतघ्न, दुष्ट और अन्य नामों से कोसने की हिम्मत कर सकता था। किसी भी मामले में मोंची ने सॉस के साथ जितना संभव हो सके उतना दिखाई देने से परहेज किया ताकि उसकी पीठ पीछे दूसरों द्वारा उसका मजाक न उड़ाया जाए। लेकिन वह आज ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि लिस ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था कि गिल्डेड रोज के राजीव मेहरा वॉन ट्रेजरी के सभी कीमिया सरणियों को तोड़ने के प्रभारी थे और बदले में उन्हें जादुई सामग्री चुनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उन्हें जादुई सामग्री की कुछ मांग थी तो उनके पास केवल 2 विकल्प थे। एक था राजीव मेहरा की जगह उन कीमिया सरणियों को तोड़ना और दूसरा था राजीव मेहरा से चर्चा करना। वे कीमिया सरणियां थीं जो तीसरे राजवंश के अंतिम कारीगर द्वारा छोड़ी गई थीं। हालांकि तीनों के पास कई कीमियागर अधीनस्थ थे और कैडिगर और मोंची के पास महान कीमियागर अधीनस्थ भी थे, तीनों ने एक कारीगर की कीमिया सरणियों को तोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। इस प्रकार उनके पास केवल एक ही विकल्प था, किसी खास व्यक्ति के साथ चर्चा करने के लिए आना। कैडिगर और सॉस ठीक थे, वे आमतौर पर आरव मेहरा से बात करते थे, लेकिन मोंची थोड़ा कड़वा था। लॉक मेहरा के जहाज के डूबने की बात तो छोड़ ही दे, सिर्फ ट्विन मून स्प्लेंडर और गिल्डेड रोज के बीच के रिश्ते ने मोंची को शर्मिंदा होने से नहीं रोका। वे एक दूसरे के विरोधी थे। गिल्डेड रोज को हराने के लिए उसने खुले में और अंधेरे में दोनों जगह हमला करने में संकोच नहीं किया, फिर भी उसे एक भी फायदा नहीं हुआ और गिल्डेड रोज हर दिन फैलता गया, जिससे ट्विन मून स्प्लेंडर बहुत पीछे रह गया। मोंची को इस बात से परेशानी होती। ये सुनने के बाद कि मोंची परिवार वॉन ट्रेजरी की खोज में भाग लेगा, ब्लैक टॉवर ने तुरंत किसी को वस्तुओं की एक सूची भेजी और मोंची से उन 3 सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने को कहा। उन्होंने वादा किया कि जब तक मोंची ब्लैक टॉवर की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, मोंची को ब्लैक टॉवर का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। पूर्ण समर्थन, ये प्रलोभन मोंची के लिए बहुत बड़ा था। इसके लिए मोंची अपना आत्मसम्मान खोकर व्यक्तिगत रूप से राजीव मेहरा से मिलने के लिए तैयार था। गिल्डेड रोज के बाहर खड़े होकर मोंची को केवल असहजता महसूस हुई। विश्वासघात करने वाले सॉस के अलावा वह भी था जो बार बार उसके खिलाफ जाता था, राजीव मेहरा। मोंची को ऐसा लग रहा था जैसे वह मांस का एक टुकड़ा भूनने के लिए तैयार हो रहा हो। मोंची अंदर आते ही आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर उसने राजीव मेहरा से शुरू में ही ठीक से निपटा होता या अगर उसने बाद में ज्यादा ध्यान दिया होता तो उसे अब इतना सिरदर्द नहीं होता। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी थी। गिल्डेड रोज पहले से ही पूरी तरह से फैल चुका था।
न केवल उसके पास बहुत सारे वित्तीय संसाधन थे, बल्कि उसने थाउजेंड सल सिटी की हर बड़ी ताकत के साथ एक अनुकूल संबंध भी बनाए रखा था। अगर मोंची कुछ भी करता तो उस पर सभी बड़ी ताकतों द्वारा हमला किया जा सकता था। ये सोचकर मोंची सॉस की ओर घृणा भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उस बदमाश की मुस्कान देखकर वह समझ गया कि सॉस ने गिल्डेड रोज से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए होंगे। इसके अलावा राजीव मेहरा खुद 5वीं रैंक के महान जादूगर थे, उनके साथ निपटना पहले जितना आसान नहीं होगा। मोंची ने एक गहरी सांस ली और खुद से आग्रह करता रहा, सहना ही होगा, मुझे धैर्य और मिलनसार होना होगा। मुझे वे 3 सामग्रियां प्राप्त करनी होंगी, तभी मुझे ब्लैक टॉवर का पूरा समर्थन मिलेगा। यह मोंची परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर इसलिए क्योंकि इस साल सोलन यहाँ नहीं है। ब्लैक टॉवर का समर्थन मोंची परिवार के लिए सब कुछ है। मुझे बस 1 साल तक सहना है। जब सोलन 1 साल बाद आर्कमेज के रूप में वापस आएगा तो सब कुछ अलग होगा। उस समय मोंची परिवार के पास थाउजेंड सल सिटी को पूरी तरह से जीतने की शक्ति होगी। एक छोटे से गिल्डेड रोज का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि सेज टॉवर और सिल्वर मून मर्सिनरी के पास भी उसका सम्मान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उस समय आज उसने जो कुछ भी खोया है वह सब वापस मिल जाएगा। मोंची ने अपने दांत भींचे और एक भद्दी मुस्कान बिखेरी, महान जादूगर मेहरा। आरव मेहरा ने जब ये स्थिति देखी तो वह हैरान रह गया, क्या कोई ऐसी मीटिंग है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? वे सभी इस समय कैसे आए? पहले जोई और सोलोमन थे, फिर होइन और लियोन, और अब थाउजेंड सल सिटी में 3 प्रमुख सेनाओं के नेता थे। जब आरव मेहरा ने उनका अभिवादन किया तो वह बाहर देखने से खुद को रोक नहीं पाया, ये सोचकर कि शायद कुछ और भी दिखाई देंगे। तीनों नेता, आप पहले रिसेप्शन रूम में बैठ जाए, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। बाहर कुछ नजरें घुमाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और न आए, उसने तीनों का स्वागत किया और उन्हें अपने रिसेप्शन रूम में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। मेहरा, ये है। कैडिगर ने इस समय कुछ गड़बड़ महसूस की, उन तीनों के अलावा आरव मेहरा के साथ कोई और भी था। ध्यान देने से पहले वह ठीक था, लेकिन जब उसने पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक शीर्ष उच्च जादूगर है तो कैडिगर अचानक चौंक गया। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसकी बराबरी हजारों पालों वाले शहर में केवल 2 या 3 लोग ही कर सकते थे। इसके अलावा इस शीर्ष उच्च जादूगर की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि वह वहां खड़ा था, लेकिन वह शीर्ष उच्च जादूगर के मान उतार चढ़ाव को उजागर कर रहा था। इसका मतलब था कि वह आगे बढ़ना चाहता था। कैडिगर अचानक चौंक गया और लगभग 1 कदम पीछे हट गया। उसी समय उसने आरव मेहरा से पूछा, मेहरा, ये है? ये हाई मैज होइन है, क्लाउड टॉवर के जादू विभाग का प्रमुख। कैडिगर ने अतिशयोक्ति के साथ सिर हिलाया और उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन किया। हाई मैज होइन, आपसे मिलना सम्मान की बात है। मैं ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कैडिगर हूँ। मैं ठीक है, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। होइन ने उसकी ओर नहीं देखा और ठंडे अंदाज में उसका परिचय देते हुए कहा, आप कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज राजीव मेहरा के लिए आया हूँ। कैडिगर और सॉस अचानक उन शब्दों से हैरान रह गए। ऐसा लगता है कि इस राजीव मेहरा ने बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। 9वीं रैंक का एक हाई मैज उसे ढूंढने आया था, और जब कैडिगर ने ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत अपना परिचय दिया तो हाई मैज ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इससे ये देखा जा सकता था कि उसकी पृष्ठभूमि कितनी शक्तिशाली थी। उसे ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति सम्मान दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। इस बार यह मामला शायद इतना आसान न हो। राजीव मेहरा, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम ही हो जिसने लियोन मेहरा के शरीर पर मैना शैकल्स लगाए थे? हाँ, मैंने लगाए थे। आरव मेहरा के शब्दों ने पूरी लॉबी को खामोश कर दिया। कैडिगर और सॉस दोनों ने आरव मेहरा की ओर देखा। मैना शैकल्स शब्दों से चौंक गए। फिर दोनों ने होइन के बगल में खड़े युवक की ओर देखा और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। ये जानने के लिए पूछने की कोई जरूरत नहीं थी कि एक भी मैना उतार चढ़ाव के बिना ये युवक संभवतः वही लियोन मेहरा था जिसका उसने उल्लेख किया था। दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में ये स्पष्ट था कि भले ही वे परिवार या गुरु और शिष्य न हो, फिर भी यह आसान नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, महान जादूगर मेहरा ने 9वीं रैंक के उच्च जादूगर से संबंधित किसी व्यक्ति पर मैना शैकल्स का इस्तेमाल किया था। यह निश्चित रूप से बहुत अधिक शत्रुता को आकर्षित कर रहा था। मैना शेकल्स का इस्तेमाल मैना को सील करने के लिए किया जाता था। जब तक इसे सेट किया जाता था, यह एक उच्च जादूगर को एक साधारण व्यक्ति में बदल सकता था। यहाँ तक कि जब एक उच्च रैंक वाला जादूगर एक निम्न रैंक वाले जादूगर को कुचल देता था तो वे इसका इस्तेमाल केवल तभी करते थे जब उनके बीच बहुत नफरत होती थी, क्योंकि एक जादूगर के लिए अपना मैना खोना मौत से अलग नहीं था। इस बारे में सोचते हुए दोनों बड़बड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। ग्रेट मैज मेहरा, यह कोई खेल नहीं है। इस समय मोंची की आंखें चमक उठीं जब वह बगल से देख रहा था। आह, मैना शेकल्स। राजीव मेहरा, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। इस समय मोंची बाहर खड़ा था। नमस्ते, हाई मैज होइन, मैं तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मेरा छोटा भाई सोलन मोंची अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। ओह, होइन ने मोंची की ओर देखा और फिर सिर हिलाया, क्योंकि वह वास्तव में सोलन मोंची को जानता था। हालांकि क्लाउड टॉवर ब्लैक टॉवर का प्राणघातक दुश्मन था, लेकिन उन ताकतों के बीच संघर्ष में उनके बड़े प्रभाव के कारण शायद ही कोई बड़ा संघर्ष हुआ हो। वे तब तक कोई कदम नहीं उठाते जब तक कि एक पक्ष कम से कम 80% निश्चित न हो कि वे दूसरे पक्ष को खत्म कर सकते हैं।
उनकी लड़ाइयाँ ज्यादातर इस बात को लेकर होती थीं कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन आगे चल रहा है और साथ ही छोटे मोटे संघर्ष और टकराव भी होते थे। असली जीवन या मृत्यु की लड़ाई शायद साल में एक बार भी न हो। कभी कभी दोनों सेनाओं के जादूगर सहयोग भी कर सकते हैं और एक दूसरे के बारे में उनकी समझ उनकी अपनी तरफ की समझ से कम नहीं होती। होएन और सोलन दोनों ही 9वीं रैंक के उच्च जादूगर थे और कई मौकों पर संपर्क में आए थे। और एक बार जब उन्होंने सहयोग किया तो होएन ने सोलन का एक छोटा सा एहसान भी चुकाया। उच्च जादूगर होएन, आपको देखकर सम्मान की बात है। मोंची के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने संयोग से होएन का नाम सुना था और अब वह पूरी तरह से एक व्यवसायी के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति के आधार पर बात कर रहा था। यह एक जुआ था। किसी भी मामले में अगर वह जुआ हार जाता तो उसे बहुत कुछ नहीं खोना पड़ता, लेकिन अगर वह जुआ जीत जाता, और वह जुआ जीत गया। हालांकि मोंची को मन के क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता नहीं थी, लेकिन वह दूसरे लोगों को पढ़ने में बहुत कुशल था। और अब होएन के हाव भाव देखकर वह पुष्टि कर सकता था कि इस व्यक्ति की वास्तव में उसके छोटे भाई के साथ कुछ हद तक दोस्ती थी। और निश्चित रूप से मूल रूप से तनावग्रस्त 9वीं रैंक के उच्च जादूगर ने मोंची की पहचान सुनने के बाद थोड़ा आराम किया और उसने उसे एक मिलनसार तरीके से अभिवादन भी किया। क्या सोलन ठीक है? बुरा नहीं, बुरा नहीं। पिछली बार जब वह 1000 सल सिटी लौटा तो वह तुम्हारे बारे में बात करता रहा। जादू के क्षेत्र में तुम्हारी उपलब्धि उसके मुकाबले अधिक थी। मोंची ने झूठ बोला। ऑकलैंड में हर कोई जानता था कि डार्क एज और प्लेन से लौटने के बाद सोलन निश्चित रूप से आर्कमेज दायरे में पहुंच जाएगा, जबकि होएन इस साल 9वीं रैंक हाई मैच तक पहुंच गया था और सोलन की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर था। लेकिन चापलूसी से कौन नफरत करेगा, खासकर जब उसकी चापलूसी करने वाला सोलन का बड़ा भाई हो। होएन अपना सारा समय जादू में बिताता था, इसलिए उसे लोगों के संपर्क में आने का मौका कम ही मिलता था। वह ऐसे मीठे मीठे शब्दों का विरोध कैसे कर सकता था? उसके चौकोर चेहरे पर एक मुश्किल से पहचानी जाने वाली मुस्कान दिखाई दी। लेकिन चाहे वह मुस्कान कितनी भी फीकी क्यों न हो, वह मोंची जैसी बूढ़ी लोमड़ी की आंखों से बच नहीं सकती थी। मोंची जानता था कि मौका आ गया है और उसने तुरंत शर्मिंदगी का भाव दिखाते हुए धीरे से होएन से पूछा, हाय मैज होएन, क्या हम बात कर सकते हैं? होएन ने मोंची को एक संदिग्ध नजर से देखा, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और मोंची के पास चला गया। बोलो, क्या है? यह ऐसा है, हाय मैज होएन, इस राजीव मेहरा को मेरे साथ कुछ व्यापारिक समस्याएं थीं। उसे मुझे 3 जादुई सामग्री देनी है और अभी तक उन्हें सौंपना बाकी है। होएन ने अचानक भौहें सिकोड़ी। जादूगरों को अपने दायित्वों का सम्मान करने की चिंता व्यापारियों से भी ज्यादा होती है। ये सुनकर कि राजीव मेहरा का ऐसा घिनौना आचरण था, उसके बारे में उसकी मूल रूप से खराब धारणा और भी कम हो गई। मुझे भी बहुत ज्यादा भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। मैंने सोचा था कि महान गिल्डेड रोज मुझे मेरी 3 जादुई सामग्री नहीं देगा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मोंची ने अपना सिर हिलाया और समझाया जैसे कि उसे वास्तव में इन जादुई सामग्रियों से धोखा दिया गया हो। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम चाहते हो कि मैं उन्हें वापस पाने में तुम्हारी मदद करूं? नहीं नहीं नहीं, मोंची अचानक चौंक गया। अब वह उन्हें कैसे वापस पा सकता था? वॉन ट्रेजरी अभी भी 4 सीजन्स कैनियन में अज्ञात पड़ा हुआ था। होएन अगर मदद करने को तैयार भी था तो भी राजीव मेहरा के पास अभी वे नहीं थे, और इस तरह मोंची ने तुरंत अपना सिर हिलाया और असहाय भाव से कहा, हाय मैज होएन, मैं देखना चाहता था कि क्या आप राजीव मेहरा को अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने में मदद कर सकते हैं। मोंची ने नाटकीय ढंग से आह भरी और आगे कहा, मैंने बहुत भरोसा किया था और केवल मौखिक समझौता किया था, इसलिए मेरे पास अनुबंध पत्र भी नहीं बचा है। ये कहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर आह भरी। होएन के चेहरे पर सहानुभूति देखी जा सकती थी क्योंकि वह सीधे तौर पर सहमत था। निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाऊंगा। धन्यवाद, हाय मैज होएन। मोंची ने पूरी तरह से संतुष्ट मुस्कान दिखाते हुए उसे बहुत धन्यवाद दिया। देखता हूं तुम इस राजीव मेहरा से कैसे बाहर निकलते हो। ये सोलन के समान स्तर का एक हाई मैच है। अगर वह बूढ़ा सोलोमन भी आ जाए तो भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। मोंची के अनुरोध पर सहमति जताने के बाद होएन वापस आरव मेहरा के पास चला गया। उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उत्सर्जित होने वाले भयंकर मैना उतार चढ़ाव ने कैडिगर और सॉस को भी बेदम कर दिया। राजीव मेहरा, इतनी कम उम्र में अपनी रैंक तक पहुंचना आसान नहीं है। इसे काफी बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। मैं इसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जब तक तुम सहमत हो, मैं इसे ऐसे बना सकता हूं जैसे कुछ हुआ ही न हो, अन्यथा। क्या मौका? पहले आप लियोन के मैना शैकल्स को हटाएं और फिर आपको लीडर मोंची की 3 जादुई सामग्रियों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। फिर वह रुका, लेकिन सजा के तौर पर मैं आप पर मैना शैकल्स भी लगाऊंगा। 3 साल बाद आप क्लाउड टावर पर मेरी तलाश कर सकते हैं। आरव मेहरा दंग रह गया। आरव मेहरा लियोन मैना शैकल्स को हटाने के मामले को समझ सकता था और वह ये भी समझ सकता था कि वह सजा क्यों जोड़ना चाहता था, लेकिन 3 जादुई सामग्रियों और मोंची के बारे में वह मामला क्या था? आरव मेहरा ने मोंची की ओर देखा और फिर कैडिगर और सॉस की ओर, यह नहीं जानते हुए कि उसे क्या पूछना चाहिए। ठीक है मेहरा, लीडर लिस ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। ओह, आरव मेहरा ने कैडिगर के हाव भाव से तुरंत समझ लिया।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों आज एक साथ आए थे, ये लिस के साथ रखी गई शर्तों के कारण था। क्या आप सहमत नहीं होना चाहते? होएन ने जब आरव मेहरा की हिचकिचाहट देखी तो वह भौंचक्का रह गया। वह युवा जादूगर वास्तव में दयालुता की सराहना करना नहीं जानता था। होएन को लगा कि उसकी 3 स्थितियां इतनी अच्छी थीं कि वे व्यावहारिक रूप से बेहतर नहीं हो सकती थीं। लियोन उसका सबसे प्रिय शिष्य था। उस युवा महान जादूगर में लियोन के खिलाफ कदम उठाने और उस पर मैना शेकल्स का इस्तेमाल करने की हिम्मत थी। ये देखते हुए कि वह युवा था लेकिन अभी भी लियोन से ज्यादा शक्तिशाली था, उसने केवल 3 साल के मैना शेकल्स और 3 जादुई सामग्रियों का सुझाव दिया, फिर भी वह इसे अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे करेगा? क्या वह सोचता है कि वह बोलने के लिए बहुत अच्छा है? ऐसा लगता है कि मुझे पहले उसे सबक सिखाना होगा। होएन ने कुछ और नहीं कहा और उसने शांति से अपना डंडा लहराया। एक पल में लॉबी में एक झोंका आया और 9 यथार्थवादी अजगर दिखाई दिए जो आरव मेहरा पर झपटते हुए जोर से फुफकार रहे थे। ये 4th टियर स्पेल विंड पायथन था, लेकिन विलियम के मुकाबले होएन का विंड पाइथन बिल्कुल अलग स्तर पर था। न केवल 9 विंड पाइथन थे बल्कि दोनों मंत्रों के बीच का अंतर भी धरती और आसमान जैसा था। उस समय विलियम के कदम उठाने पर आरव मेहरा ने मुंह भी नहीं सिकोड़ा था, लेकिन आज आरव मेहरा को होएन के सामने दबाव महसूस हुआ। सीटी बजाती आंधी के बीच आरव मेहरा के पास फ्रॉस्ट आर्मर डालने का ही समय था, इससे पहले कि 9 पाइथन उसके पास पहुंचे। फ्रॉस्ट आर्मर पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें दिखाई देने पर चटकने की आवाज गूंजी। परेशान करने वाला, आरव मेहरा थोड़ा चौंकने से खुद को नहीं रोक पाया। आखिरकार फ्रॉस्ट आर्मर को मैजिक एरे के जरिए जोड़ा गया था और इसकी रक्षात्मक शक्ति एक साधारण फ्रॉस्ट आर्मर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन इन 9 विंड पाइथन के सामने ये औसत फ्रॉस्ट आर्मर से अलग नहीं लगा और टूटने के संकेत दिखाने लगा। तुम विरोध करने की हिम्मत करते हो? होएन ने उस फ्रॉस्ट आर्मर को देखकर उपहास किया। एक युवा महान जादूगर आर्कमेज क्षेत्र के करीब एक शक्ति को कैसे रोक सकता है? उसने अपने जादू के डंडे पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसमें बहुत सारा मैना डाला, जिससे डंडे के शीर्ष पर स्थित रत्न एक चमकदार रोशनी के साथ खिल उठा। 9 पवन अजगरों ने एक भयावह शक्ति के फूटने पर फुफकार मारी और फटा हुआ फ्रॉस्ट आर्मर एक पल में टूट गया। राजीव मेहरा, अभी भी माफी नहीं मांग रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे तुम्हारे फ्रॉस्ट आर्मर को तोड़ने के लिए बस कुछ मैना जगाने की जरूरत है? आहा, आरव मेहरा हंसे जैसे कि उन्होंने उन 9 पवन अजगरों को नहीं देखा हो, क्योंकि वह पहले से ही दूसरी मंजिल से आने वाले कदमों की आवाज सुन सकता था। भाड़ में जाओ। निश्चित रूप से जैसे ही आरव मेहरा जोर से हंसे, सोलोमन की मुरझाई हुई आकृति सीढ़ियों से नीचे भागती हुई दिखाई दी। होएन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सोलोमन। होएन के हाथ अचानक धीमे हो गए और उसने सोलोमन को घूर कर देखा। क्या तुम इस राजीव मेहरा को शरण देना चाहते हो? मैंने तुमसे पूछा। होएन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? सोलोमन ने भौहें उठाईं। ये होएन कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। शिक्षक आखिरकार राजीव मेहरा को मैजिक हैंड में खींचने में कामयाब हो गए, फिर भी पेल प्लेन से वापस आने के ठीक बाद तुम आकर उस पर हमला कर देते हो। सोलोमन, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी आलोचना कर सकते हो क्योंकि तुम सर जोई के शिष्य हो? तुम खुद को क्या समझते हो? लेकिन होएन हॉग नहीं था, क्योंकि क्लाउड टॉवर में हॉग के पास उथली बैकिंग थी, इसलिए वह सोलोमन के सामने कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन होएन अलग था, क्योंकि वह मैजिक डिपार्टमेंट का हेड था। भले ही सोलोमन स्टार सेज जोई का शिष्य था, लेकिन वह मैजिक डिपार्टमेंट के सम्मानित हेड को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। होएन के शब्दों ने सोलोमन को वास्तव में क्रोधित कर दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस समय उससे कैसे निपटना है। ठीक है सोलोमन, तुम एक चतुर व्यक्ति हो। एक तरफ खड़े हो जाओ। अपनी पहचान के साथ तुम मुझे आदेश देने के योग्य नहीं हो। राजीव मेहरा ने लियोन के मन को सील करने के लिए मैना शेकल्स का इस्तेमाल किया, और सजा के तौर पर मैं चाहता था कि उसे 3 साल के लिए मैना शेकल्स के अधीन किया जाए। यह उचित है न? होएन वहीं रुक गया और आरव मेहरा की ओर देखा। राजीव मेहरा, मैंने तुम्हें पहले ही एक अवसर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने इसका लुत्फ नहीं उठाया। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक सर जोई आज व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होते, कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये कहने के बाद होएन ने एक बार फिर अपने कर्मचारियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हवा के झोंके, जो उनके बोलने के दौरान रुक गए थे, ने एक बार फिर लॉबी में तूफान मचा दिया। लेकिन दूसरी मंजिल से कदमों की एक और आहट आई, और कदमों के बाद एक वाक्य आया। मुझे किसने बुलाया? चैप्टर 159। बूढ़े आदमी की आवाज बहुत नर्म थी, उसके कदम बहुत कोमल थे, उसका शरीर पतला था और उसके सिर पर सफेद बाल थे। वह किसी आम बूढ़े आदमी से अलग नहीं दिख रहा था, लेकिन बूढ़े आदमी के शब्दों के बाद पूरी लॉबी शांत हो गई। हवा के झोंके अब सीटी नहीं बजा रहे थे, मन अब बह नहीं रहा था, और दुश्मनी तुरंत गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ जम गया हो। ऐसा लगा जैसे उस आम बूढ़े आदमी के पास कोई अवर्णनीय जादुई शक्ति थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही सभी को असीम दबाव महसूस हो रहा था। तो हालांकि आरव मेहरा सिर्फ 5वीं रैंक के महान जादूगर थे, लेकिन वे मन के प्रवाह और जादुई तत्वों के बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील थे। इस असीम दबाव में आरव मेहरा महसूस कर सकते थे कि यह शक्ति खुद बूढ़े आदमी से नहीं, बल्कि दुनिया से आ रही थी। आरव मेहरा तुरंत समझ गए कि यह संभवतः अफवाह वाली असाधारण शक्ति थी।
स्टार सेज जोई अब स्वर्ग रैंक अस्तित्व बनने से बस एक कदम दूर था। हालांकि उसने वास्तव में असाधारण शक्ति में महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन असाधारण शक्ति की उसकी समझ पहले से ही सभी आर्कमेज से आगे निकल चुकी थी। अब उसके द्वारा उत्सर्जित मान उतार चढ़ाव में असाधारण शक्ति की छाया थी। जब आरव मेहरा को बुक ऑफ डेथ की दुनिया में घसीटा गया था तो उसने एक शीर्ष आर्कमेज की शक्ति का अनुभव किया, लेकिन ये शक्ति स्वर्ग रैंक के असीम रूप से करीब थी। वह शक्ति जो एक साधारण चाल से विनाश का कारण बन सकती थी, ये कुछ ऐसा था जिसे आरव मेहरा पहली बार अनुभव कर रहा था। ये दुनिया के नियमों की शक्ति थी, एक भयावह शक्ति जो मनुष्यों से संबंधित नहीं थी। अब वह बूढ़ा आदमी जो पहले से ही असाधारण शक्ति के दायरे को छू चुका था, गिल्डेड रोज की लॉबी के बीच में रुकने से पहले धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चल रहा था, असीम शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यहाँ तक कि सॉस और कैडिगर जो सबसे दूर थे उन्हें भी सांस फूलने लगी। होएन का तो जिक्र ही नहीं, जो बल का दंश झेल रहा था। 9वीं रैंक का यह उच्च जादूगर अब अपने जादुई डंडे को कसकर पकड़े हुए था, पवन अजगरों की मुद्रा बनाए हुए था, लेकिन उसका चौकोर चेहरा टेढ़ा था। ये क्रोध, सदमे, संदेह और भय से भरा एक अजीब भाव था। ऐसा लग रहा था मानो किसी रहस्यमयी शक्ति ने होएन के चेहरे पर उन सभी भावों को मिलाने से पहले उन्हें निकाल लिया हो। इस समय होएन अवाक रह गया। उसकी आंखें सदमे और भय से जोई को देख रही थीं, लेकिन फिर भी अपराधबोध से रहित थीं। वास्तव में उसे सचमुच लगा कि वह किसी भी बात का दोषी नहीं है। ये वैसा ही एहसास था जैसे रात में मासूमियत से सड़क पर चलते हुए गुनगुनाते हुए भेड़िए को आकर्षित करना। होएन को वास्तव में समझ नहीं आया। उसने केवल सर जोई का नाम लिया था, उसने केवल सोलोमन से कहा था कि वह इसमें शामिल न हो। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है कि सर जोई के क्रोध को आकर्षित करे? तुमने अभी कहा कि मेहरा को कोई नहीं बचा सकता। जोई सिर्फ वहीं खड़ा रहा, उसके शब्दों में क्रोध की कोई झलक नहीं थी। लेकिन होएन का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। पहले से ही 9वीं रैंक का यह महान जादूगर अब जोई के सामने डर के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ था। 300 साल पहले जोई ने क्लाउड टावर पर कब्जा कर लिया था। इन 300 सालों के दौरान जोई ने क्लाउड टावर को एंड्रूसा साम्राज्य के शिखर तक लगभग अपने दम पर पहुंचाया। यहां तक कि शक्तिशाली ब्लैक टावर के गॉगास बैटल मैच भी जोई को आधा कदम भी पीछे नहीं हटा पाए। क्लाउड टावर के हर जादूगर के लिए जोई की स्थिति सर्वोच्च कही जा सकती थी। जोई के प्रति उनकी भावनाओं को पहले से ही केवल भय और सम्मान के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्लाउड टावर में जोई एक भगवान की तरह था। अब क्लाउड टावर का एकमात्र भगवान उसके सामने खड़ा था, और जब उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया तब भी होएन डर से स्तब्ध था। सोलोमन के पास आपको आदेश देने की योग्यता नहीं है, तो क्या मैं आपको आदेश देने के योग्य हूँ? ये जोई का होएन को लक्षित दूसरा वाक्य था, और इस बार उसने भौहें सिकुड़ी हुई थीं। और होएन पूरी तरह से गिर पड़ा। माफी चाहता हूँ सर जोई, मुझे नहीं पता था कि मेहरा आपके साथ है। होएन लगभग मौके पर ही रो पड़ा। इस समय होएन पहले से ही जानता था कि लियोन निश्चित रूप से व्यर्थ में कष्ट सहेगा। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि राजीव मेहरा शक्तिशाली था, भले ही वह साधारण था। जब तक वह सर जोई द्वारा आश्रय में था, यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे एक तुच्छ लियोन निपट सकता था। और ये लियोन के लिए केवल व्यर्थ में कष्ट सहने का मामला नहीं था। अगर राजीव मेहरा ने सर जोई के सामने कुछ शब्द कहे तो लियोन की बात तो दूर, होएन भी 9वीं रैंक के उच्च जादूगर होने के बावजूद अपनी किस्मत की कमी में लियोन का अनुसरण कर सकता है। होएन ने आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसे बस यही उम्मीद थी कि राजीव मेहरा इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। मैना शेकल्स के बारे में क्या, जादुई सामग्रियों के बारे में क्या, वे तो होएन द्वारा बहुत पहले ही भूले जा चुके थे। लेकिन होएन ने नहीं सोचा था कि उसकी बातें सुनकर भौहें सिकुड़ते स्टार सेज का चेहरा गंभीर हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मेहरा का पक्ष ले रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। सर जोई, कृपया मेरी व्याख्या सुने। होएन ने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर लिया। समझाने की कोशिश करते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है होएन, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं व्यक्तिगत रूप से मेहरा को आश्रय दे रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें सहमत होने के लिए मजबूर कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, स्टार सेज जोई, मुझे सच में यह विचार नहीं आया। चलो मुझे समझाओ। ठीक है, होएन ने तुरंत कहा। जोई के हर शब्द के साथ उसे और भी डर लग रहा था। पक्ष लेना, मजबूर करना, ऐसा लग रहा था जैसे होएन को बार बार थप्पड़ मारे जा रहे हों। इसके अलावा होएन अभी भी भागने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खुद को समझाने के लिए बेतुके ढंग से पूछने के अलावा वह वास्तव में कुछ भी कहने में असमर्थ था। बेवकूफ। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद जोई उसे डांटने से खुद को रोक नहीं सका। तुम समझ नहीं सकते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इस बार होएन के स्तब्ध होने की बात तो दूर, कैडिगर, सॉस और मोंची भी भ्रमित थे। उन्हें संदेह था कि क्या उन्होंने सर जोई को ये कहते हुए गलत सुना है कि वह होएन को बचा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? एक 9वीं रैंक का उच्च जादूगर किसी भी 5वीं रैंक के महान जादूगर को लड़ाई में कुचल सकता है, तो 9वीं रैंक का उच्च जादूगर कैसे बचाया जा सकता है? इस समय तीनों को आश्चर्य हुआ कि क्या जोई ने अपने शब्दों में गलती की है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जोई ने ठंडे स्वर में होएन को देखा।
हालांकि उस 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं, जो होएन के विचारों को पूरी तरह से उजागर कर रही थीं। ये सही है, होएन ने उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वह एक सच्चा 9वीं रैंक का उच्च जादूगर था, और हालांकि वह ब्लैक टॉवर के सोलन जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी उसे 5वीं रैंक के महान जादूगर से छुटकारा पाने में क्या समस्या हो सकती थी। भले ही वह 5वीं रैंक का महान जादूगर बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन वह 9वीं रैंक के उच्च जादूगर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है ना? सच है, उस राजीव मेहरा ने लियोन को हराया था, जो एक उच्च जादूगर भी था। लेकिन लियोन केवल पहली रैंक का उच्च जादूगर है। लियोन की तुलना 9वीं रैंक के उच्च जादूगर से करना स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना करने जैसा है। चाहे मैं लापरवाह हूं या नहीं, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न हो, मैं इतने कम उम्र के जादूगर से कैसे हार सकता हूं? लगता है तुम सच में इस पर यकीन नहीं करते। जॉनी ने होएन को ध्यान से देखा और फिर आखिरकार आरव मेहरा की तरफ देखा। मेहरा, तुम्हें कुछ कहना चाहिए। क्या तुम होएन को हरा सकते हो? मैं नहीं कर सकता। आरव मेहरा ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे अपना सिर हिला दिया। आरव मेहरा की बातें सुनकर लॉबी में मौजूद सभी लोगों ने किसी अज्ञात कारण से राहत की सांस ली। मोंची के लिए, जो आरव मेहरा की बदकिस्मती से फायदा उठाना चाहता था, आरव मेहरा जितना मजबूत होता उसके लिए उतना ही बुरा होता। लेकिन कैडिगर और सॉस, जो आरव मेहरा के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे, ने भी राहत की सांस ली। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि जोई के शब्द कितने चौंकाने वाले थे। उसे सच बताओ। जोई ने एक भान भी नहीं उठाए। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। आरव मेहरा ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ समय बाद उसने कुछ शब्द जोड़े। लेकिन हाई मैच होएन निश्चित रूप से मर जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब ये शब्द निकले तो गिल्डेड रोज की लॉबी में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। होएन ने ये शब्द सुनकर लगभग क्रोध से फट पड़ा। एक 5वीं रैंक के महान जादूगर को 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के जीवन और मृत्यु का फैसला करने का आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? भले ही सर जोई तुम्हारे पीछे खड़े हों, फिर भी तुम्हें खुद पर इतना भरोसा कैसे हो सकता है? होएन, तुम चुप रहो। पहले तो जोई विचलित हो गया, फिर उसने होएन को डांटने के बाद भौहें सिकोड़ लीं। फिर वह 1 दर्जन सेकंड के लिए चुप रहा और फिर सिर हिलाया। वास्तव में होएन निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर मैं सोलोमन के साथ नीचे नहीं आता तो तुम दोनों मर जाओगे। हाँ। सिर हिलाने के बाद आरव मेहरा ने कुछ और नहीं कहा। लॉबी में खड़े लोग, जिनमें लियोन और होएन भी शामिल थे, खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। हालांकि वे बुजुर्ग और युवा के बीच हुई उस चर्चा के हर शब्द को समझ सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी इसका कोई मतलब नहीं था। जोई और आरव मेहरा के बीच चर्चा जटिल नहीं थी। बस इतना था कि जो जानकारी सामने आई वह बहुत चौंकाने वाली थी। यह ऐसा था जैसे ये कहना कि यह 5वीं रैंक का महान जादूगर 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के बराबर है। ये वास्तव में बेतुका था। ये सुनकर किसी भी सामान्य व्यक्ति की पहली प्रतिक्रिया मजाक की प्रशंसा करने से पहले जोर से हंसना होगी। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी जानता होगा कि 5वीं रैंक के महान जादूगर और 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के बीच का अंतर लगभग अटूट बताया जा सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे कौशल या रणनीति से पूरा किया जा सके। दोनों पक्षों के बीच शक्ति में अंतर पत्थर की लकीर थी, और ऐसी लड़ाई में कोई संयोग नहीं होगा। लेकिन गिल्डेड रोज की लॉबी में कोई भी नहीं हंस रहा था, क्योंकि जिसने ऐसा कहा वह कोई और नहीं बल्कि क्लाउड टॉवर का स्वामी, सबसे शक्तिशाली आर्कमेज स्टार सेज जोई था। यहाँ तक कि इसमें शामिल व्यक्ति होएन केवल वहीं खड़ा रह सकता था और अपने दांत पीस सकता था। हालांकि उसके चेहरे पर अविश्वास था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। लगता है कि तुम अभी भी आश्वस्त नहीं हो। होएन के हाव भाव देखकर जोई हंसा। सर जोई की मुस्कान की वजह से होएन को थोड़ी हिम्मत मिली और कुछ हिचकिचाहट के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे आकलन से आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन ठीक है, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जोई ने उसे अपनी बात पूरी करने भी नहीं दी और उसे बीच में रोकने के लिए हाथ हिलाया। चूंकि तुम आश्वस्त नहीं हो तो चलो तुम्हें दिखाते हैं। मेहरा, एक पल के लिए मेरे साथ आओ। ऐसा कहने के बाद उसने होएन के हाव भाव को नजरअंदाज किया और बैठने के लिए एक टेबल ढूंढने से पहले आरव मेहरा के कंधे पर थपथपाया। क्या तुम वुडरॉक सिटी नहीं जा रहे थे? आरव मेहरा धीरे धीरे जोई के बगल में बैठ गया और इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की उम्मीद कर रहा था। दुर्भाग्य से जोई ने आरव मेहरा के संघर्षों को नजरअंदाज कर दिया। राज्य के सबसे शक्तिशाली आर्कमेज कहे जाने वाले इस बूढ़े व्यक्ति ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और फिर उसे आरव मेहरा के सामने 2 भागों में विभाजित कर दिया। तुम होएन के प्रभारी हो, मैं तुम्हारा प्रभारी रहूंगा। ठीक है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया, अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए। उसने अपनी जेब से एक कलम निकाली और लिखना शुरू कर दिया। जोई और आरव मेहरा ने सर रून्स में लिखा, क्योंकि उनकी कलम की नोक कागजों पर एक के बाद एक रून और एक के बाद एक सूत्र छोड़ती जा रही थी। दोनों बेहद केंद्रित दिख रहे थे और वहां मौजूद हर कोई उनसे प्रभावित लग रहा था। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए वे दोनों पुरुषों के सामने कागज के टुकड़ों को घूर रहे थे। वे युद्ध मैट्रिक्स हैं। कैडिगर ने सबसे पहले इसकी खोज की और उस खोज ने उसे चौंका दिया। एक जादूगर के लिए युद्ध विश्लेषण के लिए युद्ध मैट्रिक्स स्थापित करना एक आवश्यक कौशल था।
लेकिन आमतौर पर इस तरह का विश्लेषण केवल आंशिक रूप से किया जाता था। यह अधिकतम एक या दो मंत्रों का आदान प्रदान होता था, क्योंकि उस तरह के विश्लेषण के लिए अनगिनत विवरणों और संभावनाओं की आवश्यकता होती थी और आवश्यक गणनाओं को केवल अंतहीन के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यदि कोई जादूगर 30 सेकंड तक चलने वाली लड़ाई का पूरा युद्ध मैट्रिक्स स्थापित कर सकता है तो उसे पहले से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाएगा। यहाँ तक कि ओकलैंड जैसी जगह में भी यह कुछ प्रमुख ताकतों को उसके ऊपर लड़ने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच रैंक में अंतर बहुत अधिक नहीं हो सकता था। यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष के रैंक से आगे निकल जाता है तो विश्लेषण अतुलनीय रूप से कठिन हो जाएगा। युद्ध विश्लेषण की बात तो दूर, एक मंत्र विनिमय में भी ऐसी त्रुटियां होंगी जिनका अनुमान लगाना ताकत में अंतर के कारण मुश्किल होगा। लेकिन अब स्टार सेज जोई के साथ कोई समस्या नहीं थी। राज्य के सबसे शक्तिशाली आर्कमेज के रूप में वह किसी भी जादूगर की लड़ाई मैट्रिक्स स्थापित कर सकता था। लेकिन राजीव मेहरा केवल 5वीं रैंक का महान जादूगर था। वह 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की लड़ाई मैट्रिक्स कैसे स्थापित कर सकता था? इसके अलावा जोई ने कहा था कि लड़ाई 5 मिनट तक चलेगी। उस समय कैडिगर को आखिरकार समझ में आ गया कि दोनों नेसर रून्स का उपयोग क्यों करेंगे, क्योंकि चाहे वह जोई हो या आरव मेहरा, वे गणना करते समय खगोलीय आंकड़ों तक पहुंच जाते थे। ये विशाल संख्याएं अनगिनत जादूगरों को निराश कर देती थीं और कैडिगर को लगता था कि अगर वे नेसर रून्स का उपयोग नहीं करते हैं तो उनके कागजात लॉबी के आधे हिस्से को भर देंगे। केवल नेसर, वह भाषा जिसमें ड्रेकोनिक और एल्वेन को मिलाया गया था, जिसे रहस्यमय मान वाले पात्रों के रूप में सराहा गया था, संभवतः इस भयावह युद्ध मैट्रिक्स को पूरा कर सकता था। लेकिन क्या मेहरा वास्तव में ऐसा कर सकता था? आखिरकार वह केवल 5वीं रैंक का महान जादूगर था। कैडिगर ने टेबल पर फैले उन कागज के टुकड़ों को चिंता के साथ देखा जिसे छिपाना मुश्किल था, और होएन, जो कैडिगर के बगल में था, ने पहले ही अपना अविश्वास दूर कर दिया था और अब भौहें सिकोड़ रहा था। पहले तो होएन को यकीन ही नहीं हुआ कि 5वीं रैंक का महान जादूगर, जो 20 साल का भी नहीं था, युद्ध मैट्रिक्स स्थापित करने में सक्षम था। लेकिन जितनी देर वह देखता रहा उतना ही अजनबी महसूस करता रहा, क्योंकि कागज के टुकड़े पर लिखे दर्जन भर अक्षर और 3 सूत्र पहले से ही 7 मंत्रों के बराबर थे। ये 7 मंत्र 7 विकल्प थे जिन पर उसने तब विचार किया था, लेकिन तत्वों की व्यवस्था के कारण उसने विंडपायथन मंत्र चुना और शेष 6 मंत्र स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हुए थे। ये देखकर होएन की भौहें तन गईं। यह कोई मजाक नहीं था, शेष 6 मंत्र कभी प्रकट ही नहीं हुए। वह राजीव मेहरा उन्हें कैसे अनुमान लगा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से एक संयोग है, उसने खुद को आश्वस्त किया। ये सही है, यह एक संयोग है। होएन ने अपने साहस को बढ़ाने के लिए खुद को सांत्वना दी और कांपते हुए देखता रहा। कलम कागज के टुकड़े पर 10 सेकंड तक और घूमती रही, इससे पहले कि उसका भाव एक बार फिर बदल गया, क्योंकि वे नेसर रून अब कुछ मंत्रों का विस्तृत विश्लेषण कर रहे थे जिन्हें वह अपना विंडपायथन पूरा करने के बाद चुनता। एक नज़र के बाद होएन को पता चल गया कि वह संभवतः इनमें से किसी भी मंत्र का उपयोग करता। बिल्कुल नहीं, जितना ज्यादा होएन देखता उतना ज्यादा ठंडा पसीना उसकी पीठ पर टपकता। अगर वह कागज के टुकड़े को अपनी आंखों से नहीं देख पाता तो उसे कभी नहीं लगता कि पिछली लड़ाई में 5वीं रैंक के महान जादूगर ने उसका इतना गहन विश्लेषण किया था। जब वह इस बारे में सोच रहा था तो होएन को कुछ डर महसूस हुआ। भगवान का शुक्र है कि वह सिर्फ 5वीं रैंक का महान जादूगर है। अगर वह 9वीं रैंक का उच्च जादूगर होता, नहीं, सिर्फ 5वीं रैंक का उच्च जादूगर होना ही काफी होता। 6ठी श्रेणी के मंत्रों को नियंत्रित करके और मेरी हर चाल को जानकर वह मुझे आसानी से मार सकता था। सौभाग्य से वह सिर्फ 5वीं रैंक का महान जादूगर है। होएन ने चुपके से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो उसने आरव मेहरा के कागज के टुकड़े को देखने की हिम्मत नहीं की। उसने चुपके से अपना लक्ष्य बदल दिया और जोई के कागज को देखा। उम्मीद है कि उसे स्टार सेज के युद्ध मैट्रिक्स से थोड़ा सा आत्मसम्मान मिल सकता है। लेकिन लक्ष्य बदलने के बाद होएन मूर्खतापूर्ण तरीके से जम गया। उस समय जोई का युद्ध मैट्रिक्स केवल आधा ही पूरा हुआ था, लेकिन होएन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यद्यपि उसके पास अत्यधिक शक्ति थी, फिर भी वह 5वें रैंक के महान जादूगर द्वारा नाक से घुमाया जाएगा, और यह सब उस टूटे हुए फ्रॉस्ट आर्मर से शुरू हुआ। उस समय होएन ने स्पष्ट रूप से समझा कि टूटा हुआ फ्रॉस्ट आर्मर एक भयावह जाल में बदल गया था। यदि सोलोमन की अचानक उपस्थिति नहीं होती तो वह टूटा हुआ फ्रॉस्ट आर्मर उसे दलदल में डुबो देता, जिससे वह अपनी अत्यधिक शक्ति का लाभ उठाने में असमर्थ हो जाता और अंततः उसे युद्ध पर नियंत्रण खोना पड़ता। कागज पर नेसर रून्स को देखकर होएन को केवल अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो सकती थी, जैसे कोई वाइपर धीरे धीरे उसकी पीठ पर रेंग रहा हो। होएन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लड़ाई इस दिशा में जा सकती है, लेकिन अब 2 युद्ध मैट्रिक्स के माध्यम से होएन को अचानक पता चला कि वह इस 5वीं रैंक के महान जादूगर के साथ मर सकता है। ये सोचते हुए आखिरकार उस चौकोर चेहरे पर खौफ दिखाई दिया जब उसने आरव मेहरा को देखा। ठीक है, आपने अंत में क्या करने की योजना बनाई थी? जोई का युद्ध मैट्रिक्स लगभग पूरा हो गया था, लेकिन कागज के टुकड़े के अंत में अभी भी एक बड़ा अंतर बचा हुआ था। इस प्रकार उस स्टार सेज ने मेज पर थपथपाया और आरव मेहरा से पूछा जैसे कि वे विचार विमर्श कर रहे हों।
आरव मेहरा ने जोई को बेबाकी से देखा और फिर उसने जोई का कागज का टुकड़ा लिया और अपनी कलम का उपयोग करके नेचर रून्स और मैजिक फॉर्मूलों का एक और ब्लॉक लिखा। जोई ने भौहें सिकुड़ने से पहले लंबे समय तक कागज को देखा। अगर ऐसा है तो आपको कम से कम 2 आध्यात्मिक जादू के औजारों का इस्तेमाल करना होगा। 3. सर जोई उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर जोई ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। बगल में खड़े लोगों के जबड़े लगभग खुले रह गए। 3 आध्यात्मिक जादू के औजार 5वीं रैंक के महान जादूगर के पास वास्तव में इतनी भयावह पूंजी थी। इस समय चाहे वह कैडिगर हो, सॉस हो या मोंची, उनका आरव मेहरा को देखने का तरीका बदल गया था। दोनों ने एक के बाद एक अपने युद्ध मैट्रिक्स पूरे किए। कुछ देर तक एक साथ युद्ध मैट्रिक्स को देखने के बाद जोई अपने हाथों को पीछे करके होएन के पास चला गया। अच्छा होएन, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? नहीं, मुझे नहीं। इस समय होएन का चेहरा रंगहीन था। वह डर और भय के कारण स्तब्ध था और उसने ये भी नहीं पूछा कि राजीव मेहरा के युद्ध मैट्रिक्स पर कुछ बार उसने 5वीं रैंक के उच्च जादूगर की शक्ति का उपयोग क्यों किया। क्योंकि वह जानता था उस युवा महान जादूगर के पास उस शक्ति का उपयोग करने की योग्यता थी। ये कुछ ऐसा था जिसे होएन को स्वीकार करना था। वह नेचर रून्स का उपयोग करके युद्ध मैट्रिक्स स्थापित करने और 9वीं रैंक के उच्च जादूगर की लड़ाई के 5 मिनट का पूरी तरह से विश्लेषण करने में सक्षम था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो 5वीं रैंक का महान जादूगर कर सकता था। 5वीं रैंक के महान जादूगर का तो कहना ही क्या, 9वीं रैंक के उच्च जादूगर के रूप में भी होएन के पास ऐसी भयावह कंप्यूटिंग क्षमता नहीं थी। ऐसी प्रतिभा के साथ यह अजीब नहीं था कि वह युद्ध में शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता था। इस बिंदु पर होएन को समझ में आया कि जोई ने क्यों कहा कि वह उसे बचा रहा है। उसने वास्तव में उसे बचाया था। जैसा कि राजीव मेहरा ने कहा, वह उसे निश्चित रूप से हरा नहीं सकता था, लेकिन होएन निश्चित रूप से मर जाएगा। वह बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा था, यह एक तथ्य था। अच्छा, जोई ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। इसके बाद उसने कागज का टुकड़ा होएन के चेहरे पर पटक दिया। बेवकूफ। फिर जोई ने उस क्रोध को बाहर निकाला जिसे उसने नियंत्रित किया था। अब क्लाउड टावर पर जाओ और अपने जानने वालों से पूछो कि पेल प्लेन में सबसे बुनियादी डेटा इकट्ठा करने का तुम्हारा काम अचानक क्यों रुक गया। मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर मेहरा न होता तो तुम नोसेंट में वापस लौटने में सक्षम हुए बिना ही अगले 10 साल बिता सकते थे। तुम में से 100 लोग भी क्लाउड टावर में मेहरा के योगदान की तुलना नहीं कर सकते, नोसेंट के सभी जादूगरों के लिए। फिर भी तुम उसके खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले ही मर चुका हूं? उसकी वजह से होएन पेल प्लेन में फेनरुसेन फॉर्मूला के लिए बुनियादी डेटा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन हाल ही में किसी अज्ञात कारण से उसका काम रोक दिया गया था। जब तक होएन पेल प्लेन से लौटा तब तक उसे 2 साल की कड़ी मेहनत के लिए सीधे जादू विभाग के प्रमुख की सीट पर बिठा दिया गया था। जोई ने जो कहा उसके अनुसार उसका नोसेंट में वापस आना और जादू विभाग के प्रमुख के रूप में उसकी सीट, क्या ये दोनों राजीव मेहरा की वजह से नहीं थे?